गाड़ी रोको। आशी ने गुस्से से ड्राइवर को देखते हुए कहा था, जिसने बस एक नजर अपना आप इसे दिखाया था और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बाहर की जानिब खुदा हाफिज का इशारा किया था। अखराज, गाड़ी रोकें, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, वो बेहद गुस्से से बोली थी, लेकिन अखराज ने परवाह नहीं की थी। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। अखराज, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोकें, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो गुस्से से बोल रही थी, लेकिन अखराज तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। डार्लिंग, सीधे तरीके से तो मेरी बात मानती नहीं थी। तो अब मैंने उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करके घी निकालने के बारे में सोचा है, और मेरा नहीं ख्याल कि अपनी हक हलाल की बीवी के साथ इस तरह की बेईमानियों का कोई गुनाह मिलेगा। और अगर गुनाह मिलेगा भी तो मैं अपने अल्लाह को हिसाब खुद ही दे लूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, सब पता है मुझे। मेरे सामने क्यों नहीं आ रही थी? सिर्फ इसलिए ना, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर ना कर सकूं, तुम्हें मना ना लूं। लेकिन तुम ये कैसे भूल गई कि मेरा नाम अखराज शाह है, और मैं अगर अनजाने में गलती कर देता हूँ तो इस गलती को सुधारने का भी हुनर रखता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे कभी भी सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस वक्त तुम्हें खोने के डर से मैंने जो भी किया, इसके लिए मैं तुमसे वाजत करता हूँ, अपने अखराज को माफ कर दो। लड़ाई लड़ाई माफ, अल्लाह का घर साफ, कहावत सुनी है तुमने? तो कर दो ना अल्लाह का घर साफ। इसके लबो लहजे से शरारत लपक रही थी, जबकि दूसरी तरफ आशी को इस पर गुस्सा आ रहा था। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, इसने जैसे हार मानते हुए सीट से टेक लगाई थी। बस मेरी जान, तुम नहीं जा रही, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन मसला यह है कि 6 घंटे का सफर है, ये 6 घंटे का सफर मैं अकेले तय नहीं कर सकता, इसलिए आगे वाली सीट पर आ जाओ। वो फिर से बोला था, क्योंकि दूसरी तरफ से आशी ने मुंह फेर लिया था। इसकी नाराजगी को समझते हुए इस वक्त अखराज से न छेड़ने का फैसला करते गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। वो जल्दी जल्दी से इलाके से निकलना चाहता था, बस वो इसे अपने साथ लेकर जा रहा था। वो जानता था वो इसे मना लेगा, इसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वह मजीद लंबे वक्त तक यहाँ नहीं रह सकता था। इसलिए इसका इरादा जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का था, ताकि वो आगे के बारे में सोच सके। इसने बहुत कुछ करना था आशी को मनाने के लिए, गलती तो इसने कर दी थी, लेकिन इस गलती को वो मजीद बढ़ाना नहीं चाहता था। अब कुछ झूठ नहीं था, कोई धोखा नहीं था, वो खुद ही सब कुछ जान चुकी थी। अब इसका और आशी का रिश्ता सच्चाई पर कायम रहेगा। बस वो अपने इस झूठ के लिए इससे माफी मांग ले, फिर सारी जिंदगी कभी इससे झूठ नहीं बोलेगा। ये वादा इसने खुद से किया था, लेकिन वो जानता था कि इसे आशी को मनाने में बहुत मेहनत सर्फ करनी पड़ेगी, और वो करेगा, अपनी जिंदगी को मनाने के लिए वो कुछ भी करेगा। या अल्लाह, आशी रास्ते में ऐसी कोई भी बद्दुआ देना तो वो अरताज को लगे, मुझे नहीं। मैं तो मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इन दोनों भाइयों के कहने पर इस मासूम को धोखा दिया है। या अल्लाह जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो इसके साथ खड़ी मुसलसल आशी के बारे में सोच रही थी, जिसे अखराज अपने साथ लेकर गया था। वो रास्ते में अपनी गाड़ी लेकर आया था, क्योंकि इसकी प्लानिंग के तहत हरताज को रास्ते से ही परी को पिक करना था, क्योंकि बाकी का सफर तो अखराज और आशी करने वाले थे। वाह वाह बेगम, खुद अल्लाह के सामने मासूम बन रही हो और मुझे गुनहगार साबित कर रही हो, ऐसा तो नहीं होता ना। अल्लाह के साथ ये भी बताओ कि प्लानिंग तुम नहीं की थी, क्योंकि अल्लाह को साथ ये भी बताओ कि प्लानिंग तुम नहीं की थी। क्यों ना हम आशी को बाहर लेकर आए और वहीं से अखराज और आशी की मुलाकात करवा दे, और अखराज आशी से सॉरी करके से माफी मांग ले, और भी सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अरताज ने इसे कल रात वाला किस्सा याद करवाया था, जब ये सारी प्लानिंग हुई थी। हाँ, तो मैंने सिर्फ बाहर मुलाकात करवाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि आप बेचारी परी को अगवा करके अपने साथ ले जाए। मैंने सिर्फ आशी को घर से बाहर लाकर मुलाकात करवाने की बात की थी। आप हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकते। वो फौरन बोली तो अरताज का कहकर बड़ा बेसाख्ता था। हाँ जानू, तुम तो मासूम हो, बेतहाशा मासूम हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। मैं इस बात को कबूल करता हूँ, तुम बिल्कुल बेगुनाह हो। अगर अल्लाह की पकड़ हुई ना, तो मेरी और अखराज की होगी, और आशी मान गई तो फिर ये हमारी ही प्लानिंग होगी, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। वो मजे से बोलते हुए इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा था। नहीं, अगर आशी मान गई तो फिर तो मैं क्रेडिट लेने के लिए तैयार हूँ। वो गाड़ी में बैठी तो अब की दफा अरताज का कहकर बड़ा बेसाख्ता था। हाँ क्यों नहीं, अगर काम सीधा हो गया तो तुम्हें क्रेडिट लेने में क्या मसला हो सकता है। हाँ लेकिन अब जब तुम्हें उम्मीद है कि कुछ भी सीधा नहीं होने वाला, बल्कि हो सकता है आशी मजीद नाराज हो जाए, तो इस बात का सारा इल्जाम मुझे और मेरे मासूम भाई को दे रही हो। समझ गया तुम्हारी बात को। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हाँ, तो फिर मुझे आशी को बताना भी तो होगा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरी देवरानी मुझसे नाराज हो जाएगी, ये अच्छी बात थोड़ी है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि बेबी होते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ पैचअप कर लेते, क्योंकि बच्चे के बगैर तो वो दोनों नहीं रह सकते ना। वो मासूमियत से बोली थी। हाँ मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपनी औलाद के बगैर कोई नहीं रह सकता। ये हकीकत है कि ये बच्चा इन दोनों के लिए बहुत अजीज है, लेकिन इस वक्त आशी और इसके बच्चे को अखराज की ज़रूरत है, जो मोहब्बत से अखराज दे सकता है और कोई और नहीं दे सकता। जितनी केयर इस बच्चे की इसका बाप कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने अखराज के इस मामले में टांग अड़ाई, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला अखराज को खुद ही हल करना चाहिए, क्योंकि गलती सारी इसी की थी। अगर सवाल बच्चे का नहीं होता तो शायद मैं इस मामले में इसकी कोई मदद नहीं करता, और ना ही तुम्हें इस मामले में इसकी मदद करने देता। लेकिन इस वक्त आशी की जो कंडीशन है, इसे अखराज की ज़रूरत है, वो स्ट्रेस ले रही है, और तुम जानती हो टेंशन से बच्चे को नुकसान हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आताश, हमने बहुत अच्छा किया, और इंशाल्लाह आशी मान जाएगी और हम भी चलेंगे इनसे मिलने के लिए। ना जाने मूसा कैसा होगा। इसके जहन में अचानक ही मूसा का ख्याल आया था। अल्लाह जानता है कि मूसा कैसा होगा। पर मैं 2-3 दफ़ा इस नंबर पर कॉल कर चुका हूँ, जो नंबर मुझे दिया गया था मूसा के ताया का, लेकिन वो आदमी फ़ोन नहीं उठा रहा। शायद वो लोग हमसे कोई तल्लक नहीं रखना चाहते। खैर हम क्या कर सकते हैं, बचा तो इन्हीं का है ना। हम कोई हक नहीं रखते मूसा पर, बस हमें अटैचमेंट है इसके साथ। कोई
लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह इसके हक में बेहतरी ही करेगा। अगर कभी जाना हुआ तो मिल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि एक दफ़ा मुलाकात करवाने में इन्हें भी कोई मसला होगा। वो मूसा को सोचते हुए बोला तो परी भी खामोश हो गई थी। इस मामले में वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी। वो ठीक ही तो कहता था, बच्चा इन लोगों का था। वो बेहतर तरीके से जानते थे कि उन्होंने अपने बच्चे को किससे मिलने देना है और किससे नहीं। और यकीनन वो लोग भी अंदाजा लगा ही चुके थे कि मूसा परी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया है। और अगर इसकी ये सोच के साथ कि वो इस परी से दूर रखना चाहते थे कि परी कोई गैर है, तो इसकी सोच ठीक थी। हाँ, लेकिन ये भी सच था कि परी की हर दुआ में मूसा शामिल हो गया था। वो इसके लिए ढेरों सारी दुआएं मांगती थी। इसका दिल एक लम्हे के लिए भी मूसा से गालिब नहीं होता था। ना जाने ऐसा क्यों था। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा ही था कि इसे बड़े अब्बा और बरसम अक्का की आवाज़ सुनाई थी। अल्लाह, ये इस वक्त बरसम अक्का कहाँ से टपक पड़े। इसने सोचते हुए दरवाज़ा वापस बंद कर लिया था। बरसम अक्का तो शाम को कहीं बाहर गए हुए थे ना। लगता है इनकी वापसी अभी हुई है। हद है, इनकी बीवी इन्हें पूछती भी नहीं है। रोज़ रात को गायब हो जाते हैं। दरवाज़ा वापस बंद करते हुए वह सामने मौजूद बेड को देखने लगी थी, जो बिल्कुल खाली पड़ा था। हाय अल्लाह, बरसम अक्का की बीवी तो बेचारी है, मासूम सी है। हम क्या कर सकते हैं अगर वो इनको नहीं पूछती तो। हाँ, लेकिन मेरा मियाँ कहाँ गायब हो गया है। ये कोई वक्त है इस तरह से आवारागर्दियां करने का। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बेड के पास आते हुए बेड को देखने लगी थी। न जाने बंदा कहाँ गायब था, लेकिन इसने अपने दुपट्टे से छुपी पूरी निकाल कर बेड पर उछालने वाले अंदाज में बिखेरी थी। वैसे तो तुम बहुत गुनाहगार हो मोमर शाह, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हल्की फुल्की सजा दे रही हूँ। ये सजा तुमने मुझे पुराना जोड़ा पहनाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं तारीख वाले दिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत न लगूं। उफ, अपनी ही बीवी की खूबसूरती से कितना जलते हो तुम। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इसने एक और मुट्ठी भरकर सामने बेड पर बिखेरी थी। ये सजा सिर्फ मुझे पुराने कपड़े पहनाने के लिए है। बाकी तुम्हारी जिंदगी हराम करना तो मेरा काम है, जो मैं शादी के बाद करूंगी। अब सारी रात यहाँ बैठकर किचकिच करो ताकि तुम्हें पता चले कि बीवियों के साथ बदसलूकी करने वालों का क्या अंजाम होता है। कांग्रेचुलेशन, तुम्हें ये सजा कभी नहीं भूलेगी। वो कहते हुए पलटी ही थी जब अचानक ही किसी दिनों कदामत इंसान से टकराई थी। नायरा का दिमाग घूम कर रह गया था। या अल्लाह है, इंसान हो या बलडोजर, मेरा सर फट गया। वो सर पर हाथ रखते हुए बोली जब अचानक ही किसी ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब खींचा था। अभी कहाँ सर फटा है डार्लिंग, साथ तो तुम्हारा फटेगा मेरे साथ शादी के बाद। अभी तो ये शुरुआत है। कौन किसका जीना हराम करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मुझे बस ये बता दो कि तुम आधी रात को इस तरह से मेरे कमरे में आकर मेरी नीतू का बेड़ा कर क्यों कर रही हो। तो ये मेरे बेड पर क्या कर रही थी तुम। कौन से फूल पत्तियां बिखेर रही थी जो इनविजिबल है। वह इसके इतने करीब था कि कमरे में मौजूद हल्की सी रोशनी पर वो इसे पहचान पाती या ना पहचान पाती। हाँ, लेकिन इसकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग क्लोन की खुशबू से अंदाजा ज़रूर हुआ था कि यहाँ वो इसके बेहद करीब है और साथ ही साथ वो इसे यहाँ पर गैर कानूनी काम करते देख भी चुका है। मैं देखने आई थी कि तुम्हारा बेड कैसा है। अगर शादी के बाद मुझे भी तो इसी कमरे में रहना है ना, इसी बेड पर सोना है, तो मैंने सोचा मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि बेड अच्छा है या नहीं। वो क्या है ना कि मुझे मेरे बेड के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। वो जो कुछ समझे बोलती चली गई थी, जो कि मोमरिश ने इसके बहाने को सराहने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया था। नो डार्लिंग बेड नो डार्लिंग बेड इस तरह से तो नहीं चेक किए जाते। बेड चेक करने के लिए कुछ तरीकेकार होते हैं। वो एक झटके में से पीछे धकेलता बेड पर गिरा चुका था। इससे पहले कि वो उठती वो खुद भी गिरने वाले अंदाज में इस पर आ गिरा था। हाय अल्लाह, ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नारी तो मुझसे क्या करवा रही है। वो अपने दुपट्टे से छुपी हुई पूरी निकाल कर खोलने लगी थी, जबकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। क्या अल्लाह जी, आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं कर रही, ये नायरा कर रही है। गुनाह पे इसी को मिलना चाहिए। वो पूरी बेड पर उछालने ही लगी थी जब अचानक ही किसी ने इसे पीछे से अपनी बाहों में भरते इसकी गर्दन में चेहरा छुपाया था। वो किसी के गर्म सांसों का लम्स अपने गर्दन पर महसूस करती बुरी तरह से लर्जी थी। हवाई शाही, मिस यू सो मच। ये रोज ख्वाबों में आकर मुलाकात करना छोड़ दो यार। तुम ख्वाबों में आकर और ज्यादा तड़पाने लगी हो। ये चंद दिनों का इंतजार भी मुश्किल हो गया है। इसके होंठ बे, इसके होंठ बड़ी बेकरारी से इसकी गर्दन को चूम रहे थे, जबकि काका की तो मानो सांसें अटकने लगी थी। इसके हाथों की बेबाकियां बनने लगी थी, जबकि वो इसकी बांसों में खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। बेड को चेक करने के लिए बेड पर लेटना पड़ता है। इसको ठीक से जांच पड़ताल करके समझना पड़ता है कि ये किस हद तक हमारे साथ देगा। और तुमने इसे बेड पर गैर कानूनी काम किया है। इस काम को तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। वो उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी क्योंकि इसे पेट पर हल्की हल्की खारिश शुरू हो गई थी। मोमरेश प्लीज मेरे ऊपर से हटो। देखो मैं यहाँ जो करने आई थी वो कर चुकी हूँ। मैंने बेड चेक कर लिया, उठ जाओ मेरे ऊपर से। अपने जिस्म पर अजीब सी खारिश महसूस करके वो खुद को इसे छिड़वाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं जाल दी जो सामने वाले पर जरा सा भी असर हो रहा होता। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ठीक से चेक करो ना, बेड को पुर्जे वगैरह भी तो देख लो। देखो हम दोनों का वजन कितना आराम से उठाकर अपने चार टांगों पर खड़ा है। जरा फर्क नहीं पड़ा इसे। वो इसके कंधे पर हाथ रखता इसे मजीद बेड के साथ चिपका चिपका चुका था। मोमरेश हटो मेरे ऊपर से। इस बेड पर मैंने तुमसे बदला लेने के लिए खारिश वाला पाउडर गिराया था। प्लीज मेरी स्किन पर पाउडर लग चुका है, मुझे खारिश हो रही है। अब की दफा वो अपनी बेचैनियों की वजह से बताने लगी थी। हालांकि जिस तरह से उसके करीब था, इसके चेहरे पर इसकी गर्मदाद से महसूस हो रही थी। अगर वो इस लम्हे इसके मजीद करीब हो जाता तो बात किधर से किधर चली जाती थी। अच्छा, तो आपने मेरे बेड पर खारिश वाला पाउडर डाला था, क्यों? क्या आप भूल चुकी हैं कि यह बंदा आपकी जान को भी आ सकता है? अब जैसे कि मोमरेश ने इसकी हालत का मजा लिया था। गलती होगी मोमरेश, प्लीज खुद माफ कर दो। अब की दफा मासूमियत की इंतहा की थी। नायरा ने अगर वो उसकी चालबाजियां ना समझता तो यकीनन दस खा जाता। तो ऐसी गलती नहीं करनी थी ना। मोमरेश की जान का अजाब ऐसा कौन करता है? अपने शोहर के साथ सजा तो तुम्हें मिलेगी। वैसे सजा तो तुमने बहुत सारी डिजर्व करती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सजा बहुत छोटी सी है। अगर तुम चाहती हो कि इस वजह से तुम और मैं
शराफत से उठ जाऊं तो वो फ्रेंच किस जो तुमने मुझे लारे लगाकर कहीं भूल भुला चुकी हो वो करो। मैं तुम्हें किस करूं? शक्ल देखी है अपनी? मैं तो शादी के बाद भी तुम्हें कभी किस नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे होठों की शेप भी पसंद नहीं है। जब तुमने पिछली दफा मुझे किस किया था तुम्हारी मुझे मुझे इतनी जोर से चुभी थी, यहाँ एक दफा फिर से इसकी जुबान में खुजली हुई थी, और इस दफा जिस अंदाज में हुई थी वो ममरुष को हैरान करने के लिए काफी थी। अच्छा जी, मेरी शक्ल किसके काबिल नहीं है? मेरे होठों की शेप पसंद नहीं है तो तुम्हें तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें मेरे खूबसूरत होठों पर बात करो कि अपने होठ देखे हैं मैंने की जैसी शक्ल तो बिल्कुल बंदरिया जैसी है। मैं भी तो जस्ट कर रहा हूँ ना, वो घूरते हुए से बोला था। जबकि इसकी बात सुनती वो गुस्से से कुछ करने का सोच ही रही थी जब जरा सा हिलते पीछे से फिर से कुछ छुपा खारिश आहिस्ता आहिस्ता इसके कंधे तक आ रही थी। वो अपना हाथ जो ममरेश्वर अपने पीछे अपने बीच में फंसाए हुए बड़ी मुश्किल से निकाल कर बेड के पीछे ले जाने लगी थी, जब अचानक ही वो इसके दोनों बाजू पकड़ता बेड से लगाता इसके चेहरे पर झुका था। आई एम सॉरी ना, प्लीज छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब की दफा इसके अंदाज में आजिज़ी सी आ गई थी। वो मोमरश ना होता तो यकीन तरस खा जाता, लेकिन वो मोमरश था। वो इसकी रग रग से वाकिफ था। मुझे मेरे फ्रेंच किस चाहिए, वो भी पूरे 2 मिनट का, और मैं कुछ नया नहीं मांग रहा, वही पुराना वाला किस मांग रहा हूँ जिसका तुमने मुझसे वादा किया था और बाद में बेईमानी भी की थी। वो पुरसुकून अंदाज में बोल रहा था जबकि नायरा का बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह नोच ले। ठीक है, पहले मुझे बेड से उठने दो। इसने अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मोमरश का कहना बड़ा बेसाख्ता था। तुम्हें सच में लगता है क्या मैं तुम्हारी आधी अधूरी डील के साथ मेरा तुम्हारे काम करूंगा? इसकी बात सवालिया थी, जबकि अंदाज इतना तंजिया था कि मैं मुंह बनाकर रह गई थी। मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, तुम चीटर हो, मेरी कोई भी बात नहीं मानते। तुम अल्लाह पाक ऐसे मर्दों को पसंद नहीं फरमाता। ओ बीबी, अल्लाह मेरा भी है, इसीलिए खुद को बहुत बहुत बड़ी अरम- इसीलिए खुद को बहुत बड़ी अरमा मत साबित किया करो। मैं भी जानता हूँ मेरे अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं। डील कर रही हो या बुलाऊं सारे घर वालों को कि तुम आधी रात को मेरे कमरे में? तो बस तकफिरुल्लाह, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सबको बुलाओ के तो क्या कहेंगे सब? डार्लिंग, मुझे तो कुछ भी नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे वो तुम्हें कहेंगे। वो इसकी बात काटते हुए बोला था। मेरा क्या है, मैं तो कह दूंगी कि मुझे तुमने बुलाया था। इसने फौरन अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जबकि हाँ करने वाले तो अंदाज ही निराला था। हाँ तो इससे मेरी सेहत पर क्या असर होगा? मैं भी फिर भी मौजूद तो मेरे कमरे में ही तुम ही हो ना। सब पूछेंगे मैंने बुलाया, तुम आ गई क्यों? एक दो दिन का सब्र नहीं हुआ मेरी प्यारी सी बीवी से कि आधी रात को अपने शोहर से मुलाकात करने के लिए मेरे कमरे में आ गई? 2 दिन तक सब्र नहीं हुआ। 2 दिन शोहर के बगैर नहीं रह सकी। तुम्हारी अम्मी तो बहुत स्पीड है, लेकिन मेरी अम्मी शायद यही कहेंगी कि इसने सामने अमना बेगम की सोच को तरतीब दी। तो एक लम्हे में नायरा का चेहरा सुर्ख हुआ था। नहीं नहीं प्लीज किसी को मत बताना, वो परेशानी से बोली थी। तो मुझे किस कर दो मेरी जान, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। हम बात को आगे बढ़ाते ही नहीं है, यहीं पर इस मौजू को तमाम करते हैं। मेरे होंठ तुम्हारे होठों को छूने के लिए बेकरार है। माना तुम्हें पसंद नहीं मेरी मूछें, लेकिन सारी जिंदगी तुम्हारे लबों को इनकी शिद्दतें तो सहनी होंगी ना। बेशक मेरे होठों की शेप तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें सारी जिंदगी इन्हीं होठों की गुस्ताखियां अपने नाजुक बदन पर महसूस करनी होंगी, क्योंकि यही होंठ सारी जिंदगी तुम्हारे खूबसूरत बदन को सराहेंगे। और वो उसके कानों में मीठी सरगोशियां कर रहा था, जबकि नायरा का नन्हा सा दिल बुरी तरह से लरस रहा था। नहीं, मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे बेड से उठने दो। तुम के मैं किस कर लूंगी? तुम्हें क्या याद करोगे? वो एहसान करते हुए बोली थी। नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी तरह की प्लानिंग में नहीं आने वाला। पहले किस करो तभी तुम्हें बेड से उठने दूंगा। वो अपनी बात पर कायम था, जबकि नायरा को कोई तरीका नहीं मिल रहा था इसे जान छुड़वाने का। अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, वह जैसे हार मानते हुए बोली थी। लेकिन इसमें भी इसे नायरा की कोई चालाकी ही नजर आ रही थी। आंखें बंद करो ताकि तुम मुझे चकमा देकर सको? हरगिज नहीं। तुम मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करते मोमरश। वो रोहानसी हुई थी। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ ड्रामे कर रही हो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम पर तरस खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही यकीन कर सकता हूँ, तुम पर आंखें बंद कर रहा हूँ, किस करो और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि मेरी नीयत अब ज़्यादा खराब हो रही है। और अगर मेरी नीयत खराब होती है तो कसूरवार तुम ही ठहराई जाओगी। मैं मासूम हूँ, तुम ही आई हो मेरे कमरे में मुझे वरगाड़ने के लिए। वो आंखें बंद करते हुए बोला था, जबकि नाया मरती की आना करती इसके होंठों को देखने लगी। आंखें खोलना मत, वो सरगोशी नुमा आवाज में बोली थी, जबकि मोमरश की धड़कनें तेज होने लगी थी। नहीं खोलता आंखें। इसके दोनों बाजू को अपने हाथ में पूरी तरह से लाक किए वो इस पर झुका हुआ था, जबकि अपने होठों पर वो नायरा की निगाहों को महसूस भी कर रहा था। हाँ, मैं करने लगी हूँ किस, इसने बताया था। बस जान, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, जबकि नायरा इस तरह से अपना सर उठाकर ऊपर करती इसके चेहरे के करीब करने लगी थी। तुम एक छोटे से काम में बहुत ज्यादा वक्त लगा रही हो मेरी जान, यह मुश्किल नहीं है। काफी देर बाद भी सिर्फ इसकी नजरों का हिसार महसूस करते हुए वो बोला था। मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए, जाने कितनों को किस कर चुकी हो। मेरा फर्स्ट है। वो तब कर बोली थी। अच्छा यार सॉरी, वैसे मैं भी कितनों को नहीं किया, इससे पहले भी सिर्फ अपनी बीवी के लबों को ही छुआ था। मेरी तो निगाहें भी मेरी बीवी पर ही टिकी रहती हैं। मजाल है जो ये निगाहें भी तुमसे बेवफाई करे। इसके लहजे में सच्चाई थी। ये बात तो नायरा भी जानती थी कि मामूल सिर्फ और सिर्फ इसी का है। अच्छा आप चुप करो, बातें मत करो, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। वो बोली तो अब की दफा मोनोज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अच्छा मैं नहीं बोलता, अब तुम करो। बिल्कुल बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा तुम्हारा इतने जरूरी काम में।
वो फौरन बोला था, हाँ तुम डिस्टर्ब मत करो, मैं करने लगी हूँ तुम्हें किस। वो फिर से बोली थी, जैसे इसे कहीं ज्यादा खुद को यकीन दिला रही हो। तुम करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ जान। वो यूं ही आंखें बंद किए बोला, और एक दफा फिर से इसका इंतजार तवील होने लगा था। इसने आहिस्ता से एक आंख खोलकर इसके चेहरे की तरफ देखा था, जो कंफ्यूज थी। इसने ऐसे पहले इसे इतना पसला और नर्वस कभी नहीं देखा था। नहीं हो पा रहा। इसने बेहद मासूमियत से आंखें खोलते हुए पूछा, तो नायरा ने बड़ी मासूमियत से नफी में सर हिलाया था। कोई बात नहीं, होता है, परसों तक हो जाएगा। इसने कुछ सोचते हुए सवाल किया था। कोशिश करूंगी। इस दफा भी चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत थी। ओके, करो कोशिश। याद रखना, परसों से मेरी मनकूहा नहीं बल्कि बीवी बन जाओगी, और तब मैं तरस नहीं खाऊंगा। वह अब इसे अपनी गहरी निगाहों के इशारे में लेते हुए अचानक इसके ऊपर से उठा, तो लम्हे के 1000वें हिस्से में बेड से उठती हुई सीधी हुई थी। चली जाओ इस कमरे से, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। नियत तो मेरी पहले भी तुम पर ठीक नहीं है। मूड भी खराब हो गया तो तुम्हारा बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो अभी बोल ही रहा था जब नायरा अगले ही लम्हे कमरे से बाहर की तरफ दौड़ लगा चुकी थी। इसकी स्पीड देखकर ममरेश अपनी हंसी रोकता वहीं बेड पर बैठ गया था। इसके होंठ बड़ी तेजी से इसके होंठ बड़ी तेजी से इसकी गर्दन और कंधे को चूम रहे थे, जबकि काका थर-थर कांप रही थी। बल्कि कांपने के साथ-साथ अब तो इसने आहिस्ता-आहिस्ता रोना भी शुरू कर दिया था। जबकि इसकी रोने की आवाज़ सुनता ही अरमान तेजी से इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ कर चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो हवाइश? अब की दफ़ा जब इसने अब की दफ़ा इसे झटका लगा था। मैं कुछ भी करूँ, आप क्या कर रहे थे मेरे साथ? आपको शर्म नहीं आ रही? अंधेरे में यूं किसी लड़की के साथ क्लोज होते हुए, अगर मेरी जगह कोई और होती तो? काका ने इसे घूरते हुए सवाल किया था। मतलब प्रॉब्लम इसके क्लोज होने पर नहीं, बल्कि किसी और के होने के अंदेशे पर थी। मेरे कमरे में और कोई नहीं आ सकता। मुझे इस बात की हरगिज़ फिक्र नहीं है। तुम्हारे अलावा कोई और हो सकता है। हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर हैरत ज़रूर हो रही है। क्या कर रही थी तुम यहाँ मेरे कमरे में? इसने अपने लहजे को नरम नहीं किया था। जितना वो इसके लिए उल्टा सीधा बोल चुकी थी, वो इसके बाद अपने लहजे में इसके लिए नरमी ला ही नहीं पा रहा था। हालांकि वो जानता भी था कि वो काका के अल्फाज नहीं थे। इसके दिमाग में वो सारी उल्टी सीधी बातें डाली गई थी, और वो तो शुरू से ही ऐसी थी। अपने दिमाग का इस्तेमाल वो करती ही कहाँ थी। वो तो दूसरों के दिमाग पर चलती थी। वो तो बस मैं ऐसे ही थी। मैं आपके बेड पर इचिंग पाउडर गिराने नहीं आई थी। इसके सख्ती से सवाल करने पर वो अच्छी खासी घबरा कर जो मुंह में आया बोलती चली गई थी। खुजली वाला पाउडर गिराया है तुमने मेरे बेड पे? वो बेयकीनी से इसे देखते हुए सवाल करने लगा था। नहीं नहीं, गिराया नहीं है, मेरे हाथ में है। इसने बंद पूरी लहराते हुए से दिखाई थी। अच्छा, मतलब अभी नहीं गिराया, बल्कि अभी गिराने वाली थी। वो उसके हाथ से पूरी खींचकर पूछने लगा था। नहीं, मैं तो नहीं गिराने वाली थी, ये नायरा गिराने वाली थी। मैं इसे छीन कर लेकर आई हूँ। मैंने बोला अपने भाई के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं करते। इसने बड़ी मासूमियत से सारा इल्जाम नायरा के सर पर डालने की कोशिश की थी। वाह वाह, क्या बात है। माशाल्लाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। नायरा को समझाने लगी हो, लेकिन ये जुल्म क्यों किया जा रहा था, जरा इस बारे में थोड़ी तफसील बताओ। कि वो इसका हाथ थाम दे इसे बेड पर बिठाते हुए खुद भी इसके साथ ही बैठ गया था। देखिए माना का उप्स, मेरा मतलब है यरमान जी, मैंने कुछ नहीं किया। वो नायरा है ना, वो बदला लेना चाहती थी आपसे और मामूला शका से। आप दोनों ने नए कपड़े पहने और हमें तारीख वाले दिन पुराने कपड़े पहनाए। बस इसी बात का बदला लेने के लिए इसने मुलाजमा से ये वाला पाउडर मंगवाया था, ताकि आप लोगों के बेड पर फेंक कर आप लोगों से बदला ले सके। जब ये आपको खारिश होगी फिर तो आप लोग बंदर की तरह नाचेंगे ना। बस वही नाच देकर नायरा खुश होने वाली थी। मैंने मना भी किया था। काका मासूमियत की इंतहा कर रही थी, जबकि इसकी बातों से कहीं ज्यादा इसे इसके मुंह से ये अरमान जी सुनकर मजा आया था। अच्छा, तो मतलब हमसे बदला लेने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। गुड, वेरी गुड। तो अब तो ये प्लान तो तुम लोगों का चौपट हो गया। तो नेक्स्ट क्या करने का इरादा है? वो दिलचस्पी से इसे सवाल जवाब करने लगा था। निकाह के बाद ये पहला मौका था जब वो इसे थोड़ी नॉर्मल हालत में मिल रही थी, या यूं कहना बेहतर रहेगा कि वो काका जैसी हरकतें कर रही थी। शायद वो इस दुनिया की पहली लड़की थी जो ये बेवकूफ़ाना हरकतें करके ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। इसकी पर्सनैलिटी पर समझदारी सूट ही नहीं करती थी। हर वक्त उल्टी-सीधी हरकतें करना ही इस पर जचता था। इसीलिए तो सब कहते थे कि हवाइश सिर्फ़ नाम है इसका, असल में तो वो काका ही है। हवाइश, मैं तो तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे सच-सच बताओ। इस दिन वो सारी बातें करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? कौन-सी बातें? सारा सच उगलने के बाद अब वो इसके पास सर अब वो इसके पास बैठी सर झुकाए इसकी तरफ से सजा का इंतज़ार कर रही थी। जब इसने सवाल किया, वो इस दिन जो हम डेट पर गए थे, तो तुमने ये सारी बातें की थी। आपने इस दिन मुझे थप्पड़ मारने लगे थे, मैं नाराज़ हूँ आपसे। वो इस दिन का वाक़या याद करते हुए बैठे 2 फीट दूर होकर बैठी थी। तुम्हें पता है तुमने इस दिन क्या बकवास की थी? बताओ मुझे, वो सारी बकवास करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मुझे किसी ने नहीं कहा था। वो सब कुछ तो रिदा भाभी बता रही थी कि आपकी नीयत हमेशा से मुझ पर खराब थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपने मुझे कभी बहन नहीं समझा ही नहीं। आपके लिए ये बातें नॉर्मल होंगी, अहमियत नहीं रखती होंगी, लेकिन मेरे लिए अहमियत रखती हैं। मैंने आपको हमेशा बस मज़ीद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में। आज के बाद इस तरह की उल्टी-सीधी हरकतें करने के लिए यहाँ मत आना। और हाँ, मेरी नीयत सच में हमेशा से तुम पर खराब है, और आने वाले वक्त में भी मेरी नीयत का कोई भरोसा नहीं। इसलिए परसों खुद को मेंटली रेडी करके मेरे पास आना। लेकिन फिलहाल निकलो यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें आधी रात को मेरे कमरे में देख लिया तो मसला हो जाएगा। बस का बाजू पकड़े इसे कमरे से बाहर करता दरवाजा बंद कर चुका था, जबकि काका की तो खैरत की कोई इंतहा न रही थी। वैसे कमरे से धक्के मारकर बाहर कर चुका था। नहीं, धक्का तो नहीं मारा, लेकिन बाजू पकड़कर बाहर कर चुका था। मैंने इस कमरे में आना ही नहीं है। मैंने आपसे शादी नहीं करनी। वह दरवाजा बजाकर ऊंची आवाज में कहती फौरन लबों पर हाथ रख गई थी। अगर बाहर कोई इसकी गौरवशानी सुन लेता तो वो तो उसे दरवाजे पर दस्तक देती, ऊपर खबरें
ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। बड़े अब्बा, हैरियत तो है ना? आप यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं? बरसम बाहर से काफी देर से वापस आया था, एक जरूरी काम के सिलसिले में से जाना पड़ गया था। कुछ नहीं, आज जल्दी सो गया था ना, तो आंख भी जल्दी खुल गई। बुढ़ापे की नींद ऐसी ही होती है, 1-2 घंटे सो लिया, समझ लो नींद पूरी। अब बैठे बैठे नींद नहीं आ रही तो सोचा बाहर आ जाता हूँ। तुम इतनी रात कहाँ से आ रही हो? और वालिद के साथ रिदा के हवाले से क्या कोई बहस हुई थी तुम्हारी? वो कुछ हद तक मामला समझते थे, लेकिन फिर भी इसी से जानना चाहते थे कि आखिर मसला क्या था। कि बड़े दरअसल रिदा की आदत बहुत गंदी है कि वो अपने सामने किसी दूसरे को कुछ नहीं समझती। इसे नूरम के सामने काफी बेफजूल बातें की थी, बस इसी का हिसाब मांगने गया था। इससे कि आखिर क्यों वो हर किसी का दिल दुखाना अपना फर्ज समझती है। समझा दिया है मैंने इसे, उसने माफी भी मांगी है। मेरी गलती है कि मैंने नूरम के बारे में सिर्फ घर के बड़ों को ही बताया। अगर मैं सबको बता देता तो शायद मामला इतना बिगड़ता भी नहीं। वो इन्हीं के पास बैठ गया था, इरादा थोड़ी देर इनसे बातें करने का था। बस दरअसल हम कुछ परेशान हैं जीनत और रिदा को लेकर। पहले बात कुछ और थी, लेकिन अब हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही। ये सोचकर कि वालिद ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। हमने रिदा को अपने पास बिठाकर समझाया था कि वो अपनी सौतन को कबूल कर ले। हम ज्यादा दिन तक इसे इस घर में नहीं रहने देंगे, जल्दी ही इसे इसकी हवेली से बाहर निकाल करेंगे। लेकिन अब ये जानकर कि जीनत हमारी पोती आयशा है, हम इसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और रिदा भी हमारी बच्ची है, हम जानते हैं वो तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती है। अपने शोहर की तवज्जो की भूखी कौन औरत नहीं होती। हमने इसे यकीन दिलाया था कि हम बाद की जिंदगी से दूसरी औरत को निकाल देंगे, लेकिन अब तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वालिद जांची कर रखता है आशाएं पर, और फिर हम अपनी पोती का घर कैसे तबाह करें? वो गहरी सोच लिए बोल रहे थे, जबकि बरसम ने सुनता इनकी पास ही बैठा इनके मसले को समझने की कोशिश कर रहा था। बड़े अब्बा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप सीरत के मामले में बहुत खुदगर्ज हो रहे हैं। ठीक है, वो आपकी पोती है, आप इतने बरसों तक इसे बिछड़े रहे हैं। अब इसके लिए आपकी अटैचमेंट गलत नहीं है, लेकिन जीनत आपसे ये सब कुछ नहीं चाहती। आपने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन हकीकत है कि इसे कोई परवाह नहीं है इस बात की कि वो इस खानदान की पोती है। इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस खानदान के होने या ना होने से। वो अब भी वैसे ही रह रही है जैसे वो पहले रहती थी। मतलब अगर देखा जाए, वो नायरा या काका की तरह नहीं है। इसकी सोच अलग है, वो किसी के लाड प्यार में नहीं पली बड़ी, इस वजह से वो मेच्योर भी है। जिंदगी में सख्तियां सही हैं इसने, इसलिए हर चीज़ को समझती है। वैसे में जो बात सबसे ज़्यादा काबिल गौर है वो यह है कि इसे जीनत की पहचान के साथ इज्जत चाहिए। आशाएं की पहचान के साथ वो कुछ भी नहीं चाहती। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो तुम? जीनत बनकर वो इस घर में आई जरूर है, लेकिन इसकी पहचान तो आशाएं ही है ना? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसकी पहचान आशाएं है। लेकिन जब पहचान वो 30 साल से जी रही है लेकिन जो पहचान वो 23 साल से जी रही है वो तो जीनत है ना। वो अपने आप को अब भी इसी जगह पर देखती है जहाँ वो हमेशा से थी। आप इसे ये पैसा, ये दौलत, ये रुतबा कुछ भी नहीं चाहिए। इसे जीनत की पहचान के साथ इज्जत चाहिए। वो चाहती है जो मकाम से सारी जिंदगी नहीं मिला वो इसे इसकी पहचान के साथ मिले, जिस पहचान का वो जीती आई है। तुम क्या चाहते हो? हम अपनी पोती को एक तो वाइफ समझते रहें, इसे एक नाचने वाली रकासा समझकर अहमियत देंगे, जानते हुए भी कि हम ऐसी औरतों की इज्जत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम हमसे ऐसी बात कर रहे हो, यही तो मसला है आपका बड़े अब्बा। आपकी अपनी पोती अगर इस कोटे से होकर आई है तो वो पाक साफ है, लेकिन अगर वहाँ मजीद औरतें हैं तो वो नापाक हैं। सिर्फ वही कोठा इनकी पहचान है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर जीनत वहाँ पहुँच सकती है तो जीनत जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां तो की मारी वहाँ होंगी। मैं हर औरत को ठीक नहीं कहता, हर औरत सही है, लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि कोई भी औरत खुद को अपनी वजह से जलील नहीं होती। जलालत सहने की ख्वाहिश किसी में नहीं होती। ये तो किस्मत है जो जिंदगी के हर मकाम पर एक नए रूप में सामने आती है। किसी के नसीब में जिल्लत तो किसी के नसीब में इज्जत लिखी हुई है। बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप किसी को इस काम से जलील नहीं कर सकते। और जीनत भी यही चाहती है कि इसे इसके पहचान के साथ कबूल किया जाए। इसे आपकी पोती बनने का शौक नहीं है, ना ही इसे आपके खानदान की दौलत चाहिए। सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है इसकी कि जो कुछ वो सह चुकी है, जो कुछ इसने अपनी जिंदगी में देखा है, इसकी हर चीज़ की तकलीफ इस हर चीज़ के साथ इसकी तकलीफ को समझा जाए, उसको इसी पहचान के साथ कबूल किया जाए। और ये बात इसके साथ साथ हम सब भी जानते हैं कि अगर वो आपकी पोती ना होती तो वो आपके लिए काबिल नफरत होती। खैर, मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। सुबह मुलाकात होगी आपसे, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही तो बारे में सोचिएगा जरूर। वो अपनी बात मुकम्मल करता उठकर ऊपर की तरफ चला गया था, जबकि बड़े अब्बा भी अपनी जगह छोटे पे उठे थे जब अचानक ही ने मोमर्श के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। उफ, ये लड़का आधी रात को उछल कूद करता रहता है। वो नफी में सर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। बसम कमरे में दाखिल हुआ तो नूरम गहरी नींद सो रही थी। खाना वो खाकर गया था, इसीलिए इसकी नींद खराब ना करते हुए वो चेंज करने चला गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो वापस आया तो कमल बेड से नीचे गिरा हुआ था। इस डेढ़ महीने में इसने ये चीज़ शिद्दत से नोट की थी कि नूरम रात नींद में अपना कमल संभाल नहीं पाती। या तो वो नीचे होता है या फिर इसके पैरों के साइड पर। अच्छी खासी सर्दी हो रही थी और मचाल थी जो लड़की को अपनी जरा बराबर भी परवाह हो। वो नफी में सर हिलाता जमीन से कमल उठाते हुए इसके ऊपर डालने लगा। कमल ऊपर उठाए, इसके चेहरे पर फैली सर्दी के असरात गायब हुए थे। इसने फौरन ही कमल के गीत अपना हाथ जमा लिया था। अगर इतनी ही सर्दी लगती है तो थोड़ा होश में सोना चाहिए। खैर, कि तुम्हारा कसूर नहीं है, नींद में वैसे भी किसी को होश नहीं रहता। वो इसके साथ लेटे हुए नरमी से इसकी करवट अपनी तरफ फेरता इसे खुद से लगा चुका था। इसके माथे पर मोहब्बत से बोसा देता वो ठीक से खुद पे और इस पे कमल उड़ाने लगा। वो नाराज थी इससे, किस बात को लेकर वो किस बात पर नाराज थी वो इस वक्त समझ नहीं पाया था, लेकिन बाद में इसे एहसास हुआ था कि इसने नूरम को ये बात तो बताई ही नहीं कि वो इसकी बेगुनाही के बारे में जान
चुका है। यकीनन वो इसी बात पर इससे खफा हो रही थी, पर इस बात पर इसका खफा होना बनता भी था। वो जो एक एक दिन गिन रही थी कि कब 1 साल पूरा होगा और ये घर छोड़कर चली जाएगी, इसके लिए ये बातें अहमियत रखती थी कि वो जान जाए कि वो बेकसूर साबित हो चुकी है। लेकिन वो नहीं बता पाया था इसे, क्योंकि वो इसे की 1 साल की सजा को सारी जिंदगी भर मकीद कर चुका था। हाँ, इसकी 1 साल की सज़ा सारी ज़िंदगी की सज़ा बन चुकी थी। वो इसे कभी भी ना छोड़ने का इरादा रखता था और वो जानता था इस बात पे इसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन इस मामले में वो मजबूर हो चुका था। वो अपने दिल को नहीं समझा सकता था कि फ़कत 1.5 महीने में ही वो लड़की से जान से ज़्यादा अज़ीज़ हो चुकी थी। अब इसके बगैर रहने का तसव्वुर करते हुए भी इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती थी। वो कितनी ही देर नींद अंधेरे में इसका मासूम चेहरा देखता रहा और फिर आंखें बंद कर गया। आजकल वो यूं ही सोता था। सोने से पहले निगाह मुसलसल उसके चेहरे पर जमी रहती थी। नींद कब मेहरबान होती वो खुद भी नहीं समझ पाता था। शाह साईं ये फ्रॉक कितनी प्यारी लग रही है, देखा आपने? वो सो रहा था जबकि यासीन मुकम्मल तैयारी के बाद अब इसे जगाने की कोशिश में थी। शाह साईं उठ जाए ना, हमने शादी पर जाना है, आज मानी और मेहंदी है। तो मेरा बच्चा, आज मेहंदी मायूं की रस्म शाम को होगी ना, हम क्यों सुबह सुबह वहां पहुंचेंगे, आराम से शाम को चलेंगे, तुम क्यों सुबह सुबह परी बनकर घूम रही हो, इधर आओ मेरे पास, हम सो जाते हैं। वो आंखें खोले इसका हसीन रूप अपनी आंखों में समाये बेहद मोहब्बत से इसे कहने लगा था। इसकी ड्रेसिंग अचानक बदल गई थी। आजकल वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉक्स पहन रही थी और वो भी ऐसी जो इसके बदन को पूरी तरह से ढक कर छुपा कर रखती थी। काका की सालगिरह है, मुझे इसके लिए पहले तोहफा लेकर जाना है। आपको पता है इसके बाबा ने इसकी सालगिरह वाले दिन इसकी रुखसती करने का फैसला किया है। हाँ तो रुखसती तो कल है ना, मतलब कि इसकी सालगिरह भी कल है, हम इसका तोहफा कल लेकर जाएंगे। आज तो मानी और मेहंदी है ना। शाबी समझ चुका था कि इन 2-3 मुलाकातों में ही इस घर की लड़कियों के साथ शुरू से ज्यादा ही दोस्ती हो चुकी है। अरे ऐसे कैसे, कल तो वक्त ही नहीं मिलेगा, कल तो हम जल्दी जाएंगे ना शादी पर, आज बहुत सारा वक्त है, आज हम तोहफा लेने जाएंगे और कल तो फिर सालगिरह वाला दिन होगा। मैंने सालगिरह से पहले तोहफा देना है इसको। चले उठे, बहाने ना बनाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शादी पर भी जाना है। सोच रही हूँ काका के लिए गिफ्ट लूँ तो नायरा के लिए भी गिफ्ट ले लेती हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ कि शादी के लिए दोनों के लिए ही गिफ्ट लूंगी। काका के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि इसकी सालगिरह भी है। अब जल्दी से रेडी होकर बाहर आए, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। अब की दफा कम्बल खींच कर सोफे पर गिराती वो कमरे से बाहर निकल गई थी। मतलब साफ था, वो उसे सोने देने का इरादा हरगिज नहीं रखती थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेते हुए शावीर ने फिर बिस्तर छोड़ दिया था। उफ, इतने टाइम लगा दिया, जल्दी नहीं आ सकते थे? सिर्फ नहाने में 1 घंटा लगा दिया आपने, कितना वक्त ज़ाया करते हैं आप। अब चले, हमने बाजार जाना है। क्या क्या गिफ्ट लूंगी मैं इन दोनों के लिए? शादी के गिफ्ट में तो दोनों की लिए मैं ब्रेसलेट ले लेती हूँ, और बर्थडे के गिफ्ट के लिए कोई आइडिया दे मुझे। वो जैसे ही नीचे आया वो फौरन ही इसके बाजू में अपना हाथ डालते हुए इसे लेकर बाहर की तरफ घसीटने लगी थी। यार नाश्ता तो करने दो, भूख लगी है मुझे। बीवी, तुम तो हुक्म चलाती ही हो, लेकिन साथ साथ मुझ पर जुल्म भी कर रही हो। वो बाहर की तरफ आते हुए बोला तो इसने फौरन ही अपने हाथ में मौजूद बैग से दिखाया था। आपका नाश्ता पैक करवा लिया है मैंने, गाड़ी में करने के टाइम नहीं है हमारे पास, वो बहुत कुछ करना है। वो इसे इसके मसले का हल बताते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगी तो शाबीर ने एक नजर से देखता कंधे उचका गया था। बताए ना काका के लिए दूसरा गिफ्ट क्या लूं, कोई आइडिया दे मुझे। मैं आप तो बिल्कुल भी कोई मसले का हल पेश नहीं कर रहे मेरे। देखें काका, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, हमारी इतनी थोड़ी सी मुलाकातों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मेरी जैसी है, और अगर वो मेरी जैसी है तो इसका गिफ्ट भी तो मेरे जैसा होना चाहिए ना। तो आप मुझे बताएं कि अगर मेरी बर्थडे होती तो आप मुझे क्या गिफ्ट देते? वो गाड़ी में बैठते हुए अब तक इसे अपने सवालों पर कायम थी। मुझे इसकी पसंद का अंदाजा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी पसंद का अंदाजा लगाते हुए कह सकता हूँ कि इसे बच्चों की चीज़ें पसंद आएगी। जैसे तुम इसके लिए चॉकलेट टेडी बेयर के साथ एक गुलदस्ता ले लो। वैसे ये अरमान को करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं। और क्या पूछा तुमने कि मैं तुम्हारे लिए क्या बर्थडे गिफ्ट लूंगा? मेरी डार्लिंग, तुम्हारा बर्थडे आई तो सही, फिर तुम देखना तुम्हारा शायद साईं तुम्हारे लिए क्या क्या करता है। वो नरमी से इसका चेहरा थमथा, अचानक झुककर इसके लब्बों को चूमते हुए पीछे हटा तो आसी ने जोर से इसके कंधे पर चमाट लगाई थी। बीवी, तुम सिर्फ हुक्म नहीं चला रही हो, बल्कि मुझे मार भी रही हो, बल्कि जोड़ू का गुलाम बनाकर रख दिया है। ऐसे तो नहीं चलता, थोड़ी सी तो अहमियत दो यार, तुम्हारा शोहर हूँ मैं। जब तुम्हारा दिल करता है मारने लगती हो, जब तुम्हारा दिल करता है हुक्म सुनाने लगती हो। ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट की जिंदगी जी रहा हूँ, हर वक्त बीवी की जी हुजूरी करने वाला। चुप करें, मुझे शर्म आ रही है, कैसी बातें करते हैं आप। वो अभी बोल ही रहा था जब आसीन इसके लब पर हाथ रखते हुए इसे खामोश करवाया था, जबकि शाबी ने हैरत से इसे देखा था। वैसे ऐसी कोई शर्माने वाली बात तो की नहीं थी इसने, वो तो अपने दुख सुना रहा था। अब इसकी बीवी इस बात पर भी शर्मा रही थी, तो वो बेचारा क्या करे, कहाँ जाए। यार अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? इसने हैरत से पूछा था। है ना, आप खुद को जोड़ू का गुलाम कह रहे हैं, आपकी जोड़ू तो मैं हूं ना। वो शर्माते हुए बोली तो शावीर का बेसाख्ता कह गाड़ी में गूंजा था। हाय अल्लाह, क्या बात कर रही हो, तुम हो मेरी जोड़ू, मैं तो जानता ही नहीं था। इतनी प्यारी जोड़ी हो तो बंदा जोड़ू का गुलाम क्यों ना कहलाए। मेरा क्यूट बच्चा, आई लव यू यार। वो उसके चेहरे को हाथों में लेता इसके गालों को सहला रहा था। अच्छा ना, वैसी वैसी बातें ना करें मेरे साथ, बताएं ना हम काका के लिए क्या गिफ्ट लेंगे। वो वापस अपने मौजू पर आ गई थी। चलते हैं, चलकर देख लेते हैं क्या लेना है, अभी तो चलकर ही पता चलेगा ना कुछ मिल ही जाएगा, फिक्र मत करो। वो उसके हाथ से नाश्ता करते गाड़ी चलाने में मसरूफ हो गया था, जबकि यासीर को इसके नाश्ते के साथ साथ काका के गिफ्ट की भी फिक्र थी।
यार राशि, खाना खा लो। भूखे रहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें वापस हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। वो इसके लिए खाना लेकर कमरे में आया तो आशी यूं ही नाराज बैठी थी। और आप भी चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। आप एक धोखेबाज इंसान हैं। आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। आपने मुझसे झूठ बोला है, ये जानते हुए भी कि मुझे आर्मी वालों से नफरत है। आपने मेरे साथ तलक बनाया, मेरे साथ शादी की, मुझे यहाँ लेकर आए, इतने वक्त तक मुझे धोखे में रखा। 7 महीने अखराज, 7 महीने कोई छोटा सा वक्त नहीं होता। आपने 7 महीनों तक मुझे धोखे में रखा। आशी, अपनी गलती कबूल करता हूँ मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है। 7 महीने एक बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का या तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं डरता था तुम्हें खोने से, इसीलिए बहुत कोशिश के बावजूद भी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सका। मैंने बहुत बार सोचा कि तुमसे कुछ भी न छुपाऊंगा। मैंने बहुत बार सोचा कि तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, तुम्हें बता दूंगा। मैंने जब पहली दफा तुम्हें देखा था, मुझे तभी तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अहमद के जनाजे पर मैं अहमद का जनाजा लेकर तुम्हारे घर आया था। वहां तुम्हें अहमद के लिए रोते तड़पते देख न जाने कब मेरे दिल में तुम्हारे लिए इस तरह के एहसास पैदा हुए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था तुम्हें ही अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगा। तुम्हें दूसरी दफा तब देखा था जब रजब का जनाजा लेकर तुम्हारे घर पे आया था। हरगिज नहीं जानता था कि रजब के साथ तुम्हारी निस्बत तय थी। ये किस्मत का खेल था, तुम्हें मेरे नसीब में लिखा गया था, तुम्हें मेरा ही बनना था। तुम्हें याद है, मैं गलती से एटीएम रूम में आ गया था। मुझे इस दिन हरगिज़ भी अंदाजा नहीं था कि तुम अंदर होगी। तुमने वहां अपना लॉकेट गुम कर दिया था। मैं तुम्हारे पीछे तक आया था तो, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी। तुम इस लॉकेट के लिए कितनी बेचैन थी, मैं समझ सकता था। वो लॉकेट मैंने अहमद के गले में देखा था, समझ गया था कि तुम्हारे लिए हास होगा। इसीलिए कैसे भी तुमसे मिलकर वो लॉकेट तुम्हें वापस करने की कोशिश की। तुम इस दिन बिना कुछ बोले चली गई थी, लेकिन अगली दफा जब तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हारी सहेली वो भी तुम्हारे साथ थी। तुमने शुक्रिया अदा किया तो तुम्हें मेरे भाई ने देख लिया। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया तो तुम्हारे ताया अब्बू ने मुझे बताया कि तुम आर्मी वालों से नफरत करती हो। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। ऐसा कैसे हो सकता है, जिस लड़की का पूरा खानदान ही आर्मी से जुड़ा हो, वो कैसे आर्मी वालों से नफरत कर सकती है। फिर उन्होंने जब मुझे वजह समझाई तो मुझे वजह बेतुकी सी लगी थी। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि इसकी बात पर उसने हैरत से देखा था। वो इसकी नफरत की वजह को बेतुकी कह रहा था। देखो आशी, मेरा मानना है जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। वो जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे जिंदगी ले ले। आर्मी में होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। आए दिन सड़कों पर आम लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं, कुछ जवान तो कुछ बच्चे मर जाते हैं। जिस तरह की मौत लिखी होती है, इसी तरह से मौत आनी है। आर्मी में होना जरूरी नहीं होता। इसलिए मुझे तुम्हारी ये वजह बेतुकी लगी थी। मैंने यही सोचा कि फिलहाल तुमसे ये बात छुपा ली जाए। मैंने तुम्हारे साथ शादी कर दी गई। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश था। मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत आ गई थी। मुझे भला और क्या चाहिए था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि आर्मी वालों से तुम्हारी नफरत इतनी शदीद है कि शायद ये जानकर कि मैं आर्मी में हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में कमी आ जाए तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तुम्हें खोने के डर से मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सका। मैंने गलत किया मानता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैंने क्यों किया ये भी तो सोचो ना। तुम्हें खोने के डर से मैं चाहने के बावजूद तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाया था। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके सामने बैठा वो अपने कानों को पकड़ते हुए बोला था, अंदाज में आजिज़ी थी, जबकि आशी की तरफ से अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आशी यार कुछ तो बोलो, इस तरह से चुप रहोगी तो कैसे चलेगा। आप आर्मी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं ना जाऊँ आपको छोड़कर, तो आप आर्मी छोड़ दें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रही हो तुम। इसकी बात सुनते ही वो हत्ते से कर गया था। मैं बकवास नहीं कर रही, सीधी सी बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी से कहीं ना जाऊं, तो आप आर्मी छोड़ दें, और अगर आप आर्मी नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दें। वो गुस्से से कहती बच्चे उठते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि अहराज उसकी बातों को कितनी ही देर तक समझने की कोशिश करता रहा था। काका तुम कब वापस आई थी, रात को काम किया था या नहीं, मिशन कामयाब हुआ था ना। बस के पास बैठते हुए सवाल करने लगे तो काका ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ लड़की, मिशन पूरा करके आई थी या नहीं। मैं तो अपना मिशन पूरा करके आई हूँ। सारी रात बंदर की तरह उछलता रहा होगा तुम्हारा अका। वैसे तो हम अदली बदली हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना मिशन से आगे कुछ भी नहीं समझा। तुम्हारा भाई सारी रात बंदर की तरह कूदते हुए बेचारा रोता रहा होगा। मुझे तो बिल्कुल भी तरस नहीं आया तुम्हारे भाई पर। मैंने इसके सारे पेट पर पाउडर फेंक दिया था। तुम बताओ तुमने अपना काम मुकम्मल किया था या नहीं। वो एक्साइटेड से इसके पास बैठते हुए अपनी बहादुरी का झूठा किस्सा बताते इसे पूछने लगी थी। आज मेहंदी की रस्म अदा होनी थी। थोड़ी देर के बाद इन लोगों को हल्दी उपटन भी लगाया जाने वाला था। कल काका
कल काका की सालगिरह थी, यानी रुखसती का दिन। इसीलिए लंबी चौड़ी रस्म ना करते हुए मायूं मेहंदी एक ही दिन रखी गई थी। बोलना, तूने अपना काम मुकम्मल किया था ना? यरमान काका की रात कैसी गुजरी होगी, वो इसे देखते हुए सवाल कर रही थी, जबकि काका को कोई मुनासिब बहाना ना मिला तो इसने सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। नहीं, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी कोई भी काम नहीं किया। मैं क्यों कुछ गलत करूं? वो मेरे होने वाले शोहर है, मैं इनके साथ ऐसा कैसा कर सकती थी? और वैसे भी सारी गलती तो मोहम्मद शका की थी, तो सजा मान अका मेरा मतलब है कि अरमान जी को क्यों मिलती? तुम पकड़ी गई ना? वो भी बोल ही रही थी जब अचानक रैना ने सवाल किया। सवाल ऐसा था कि वो झूठ ना बोल सकी थी। हाँ यार, मैं पकड़ी गई थी और फिर मैंने ना सब कुछ सच उगल दिया। मैंने ये भी बता दिया कि ये तुम्हारी प्लान था और तुमने मुलाजमा से कहकर ये पैकेट मंगवाए थे ताकि बदला ले सको। वो मासूमियत से बोली तो नायरा सर पर हाथ मार कर रह गई थी। वो कैसे इस लड़की पर एतबार कर सकती थी? काका, तुम्हारा क्या करूं यार, क्या करके आई हो तुम? हद करती हो किसी चीज की। अभी क्या अरमान ना करे, अगर बड़े अब्बा को शिकायत लगा दी तो? और अगर बड़े अब्बा को ये बता चल गया कि हम दोनों आधी रात को अपने अपने मनकू के कमरे में थी, तो वो परेशानी से इसे देखते हुए कहने लगी थी, अरे अरे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। माना का किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। कैसे पता कि उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो किसी को नहीं बताएंगे। नायरा बेयकीनी से नायरा यकीन दहानी चाहती थी। नहीं कहा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है वो किसी को भी नहीं बताएंगे। तुम परेशान मत हो। क्या बात है, इतना तो मुझे मेरे भाई पे यकीन नहीं है जितना तुम्हें मेरे भाई पे यकीन है। खैर अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे भाई पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती। मेरा भाई बेशक किसी को कुछ भी ना बताए, लेकिन तुम्हारा भाई बहाना ढूंढ रहा होता है मुझे डांट पड़वाने का। है तुम्हारे भाई को भी मैंने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। तुमने अका को कंट्रोल किया हुआ है। वो कैसे कंट्रोल तुमने अक्का को कंट्रोल किया हुआ है? वो कैसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, मुझे भी बताओ। मैं भी तुम्हारी अक्का को कंट्रोल करूंगी। तुम्हें पता है उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि आज के बाद ऐसी रात को कमरे में मत आना। और तुम्हें पता है वो मुझसे पूछ रहे थे कि डेट पर जो बातें मैंने इनसे की थी वो किसने करने के लिए किसने करने के लिए कही थी। मैंने भी सच सच बोल दिया कि वो सारी बातें रीता भाभी ने बताई थी मुझे। तुम ही तो कह रही थी कि अब अगर पूछे तो मैं सच सच बोलूं, तो मैंने भी सच सच बोल दिया। वैसे कल रात की मुलाकात की तफसील बताने लगी। तो अब की दफा काका इस पुरसूरत हाल में पहली दफा अच्छी लगी थी। बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि यूँ कहना बेहतर रहेगा कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई अच्छा काम किया है। खैर अब तुम मेरा भांडा तो फोड़ ही दिया है, अल्लाह करे तो मेरी जान बख्शी हो जाए। और का तैयारी करो, मैं भी अपने कपड़े यहीं पर लेकर आती हूँ। मैं तैयार हो जाती हूँ, पार्लर वाली शाम को आएगी। मानियों में किसी तरह का कोई मेकअप नहीं होगा, और वैसे भी हम तो बिना मेकअप के भी किसी परी से कम नहीं लगते। और हल्दी उपटन लगाकर शाम को जो रूप आएगा ना, इसमें परियों जैसी लगेंगी। बसे देखते हुए बोली, इसकी बात पर काका भी खुश होती अपनी तैयारी करने लगी थी। अरे अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ चेंज करो। अभी मानियों की रस्म करने के लिए तुम्हें बिठा दिया जाएगा। और बड़े अब्बा ने इस और तुम्हारी रस्म में शामिल होने का शोशा छोड़ दिया है। वो वारद को मदान खाने की तरफ जाते देखकर इसके पीछे आया था। बस मैं जा रहा था, बस आपसे एक छोटी सी बात करनी थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। वो इसे देखते हुए बोला तो वारद ने इसे अपने सामने बैठने का इशारा किया था। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैं मानू ने आना शुरू कर दिया है। वैसे तो मानियों की रस्म औरतें ही होती हैं, लेकिन फिर भी शाम तक काफ़ी सारे मेहमान होंगे। मुझे इंतजामात संभालने हैं। कोई ज़रूरी बात है क्या? आप उसके चेहरे की संजीदगी को देखते हुए पूछने लगा। अगर बात ज़रूरी ना होती तो मैं यहाँ आपके पीछे आता ही नहीं। आपकी बेगम ने आपकी बहन के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा भरा है। मुझे पहले ही शक था कि मेरी ख्वाहिश कभी भी ऐसी सोच की मालिक नहीं हो सकती। देखिए अक्का, आप भी जानते हैं और मैं भी, घर के बाकी सब लोग भी, कि मेरी ख्वाहिश मेरी सिर्फ और घर के बाकी सब लोग भी, कि मेरे लिए हवाई सिर्फ मेरी मनकूहा ही नहीं, मैंने ही इसे हमेशा अपने लिए सोचा है। मैं मोहब्बत करता हूँ इसे, और इस बात से घर के सब लोग ही वाकिफ है। किसी से भी ये बात छुपी हुई नहीं है कि मेरे लिए आपकी बहन क्या अहमियत रखती है। और आपने खुद ही कहा था कि जितने बेहतर तरीके से मैं इसे जानता हूँ, इतना कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल अरमान, ऐसा ही है। हुआ क्या है तो मुझे बताओ। क्या जीनत भाभी क्या किसी को कुछ कहेंगी? मैं आपकी पहली बीवी रीता भाभी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ख्वाहिश के दिमाग में मेरे खिलाफ बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भरी हैं। जैसा कि मेरी नीयत इस पर खराब थी, या मैं इसे बहन नहीं समझता था, मैं इसके लिए गलत सोच रख रहा था, ऐसा ही बहुत कुछ। मैं नहीं जानता कि बात की इंतहा क्या है। रीता भाभी ने ख्वाहिश के दिमाग में क्या कुछ भरा है। हाँ, लेकिन इसकी वजह से मेरी और ख्वाहिश के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये तो कल खुद ही इसने मेरे सामने उगल दिया कि ये सब कुछ इसको रीता भाभी ने कहा था, वरना मैं तो इसी को इतने टाइम से गलत समझ रहा था। हालांकि मैं खुद भी जानता था कि हवाइश इतनी समझदार है ही नहीं कि इसके दिमाग में ये बातें अपने आप आएँ। मुझे लग रहा था कि इसके कॉलेज में या शायद इसने किसी ने बकवास की होगी जो इसके दिमाग पर असर कर गई, लेकिन नहीं, ये तो हमारे घर के अंदर ही हो रहा है। आपकी बीवी ने मेरी बीवी के दिमाग में बहुत कुछ उल्टा सीधा भर दिया है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता तो खुद भी रीता भाभी से इस बारे में बात करके इसकी अकल को ठिकाने लगा सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप खुद इनसे बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं नहीं, बड़े अब्बा बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उठो मेरे साथ। यरमान, ये बात सिर्फ मुझ तक नहीं रहेगी। पर अब्बा की लाटी बहू गलतियों पे गलतियां कर रही है। मैं पर्दा डालता रहूं, अब इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। जो बातें तुमने यहाँ मेरे सामने की हैं वो जाकर बड़े अब्बा के सामने करो। इस घर में हर कोई रिदा के असल चेहरे से वाकिफ है। अगर किसी को वो खास से ज्यादा मासूम और सती साफित्री लगती है तो सिर्फ और सिर्फ बड़े अब्बा को। इनकी चहेती के करतूत तुम्हें इन्हें ही बताना चाहिए। वैसे पीछे आने का इशारा करता कमरे से निकला तो यरमान भी उठकर इसके पीछे ही चल दिया था।
जी बड़ेबा, आपने मुझे बुलाया? रिदा कमरे में दाखिल हुई तो बड़ेबा सामने ही बैठे थे। हाँ बिल्कुल, हमने तुम्हें बुलाया है। हम तुमसे थोड़ी ज़रा सी बात करनी है। हमें हमारी बात का ठीक-ठीक जवाब देना। क्या तुमने काका से अरमान के मतलब कोई बात की थी कि वो बचपन से लेकर जवानी तक इसके बारे में क्या-क्या सोचता रहा है, या फिर वो किस तरह की फीलिंग्स रखता है इसके बारे में? उन्होंने बात को लंबा-चौड़ा घसीटा नहीं था, सीधी और साफ-सुथरी सी बात की थी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस हल्की-फुल्की सी बात होती रहती है। काका ने कुछ पूछा तो मैंने बता दिया। बस इतना ही कि वो इसकी बात का मतलब ठीक से कुछ समझ नहीं पाई थी। जबकि अरमान को सामने बैठे देखकर से कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ था, जबकि वालिद भी वहीं पर मौजूद था। नॉर्मल सी बात, क्या नॉर्मल सी बात ये थी कि अरमान बचपन से लेकर जवानी तक काका के मतलब गलत सोचता था। इसकी फीलिंग, इसकी सोच काका को लेकर गलत थी। देखो रिदा, झूठ बोलना बंद करो। काका खुद अपनी जुबान से इकरार कर चुकी है कि इसके दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें तुमने डाली हैं। इससे पहले कि वो कुछ और भी कहती, बड़ेबा काफी गुस्से से बोले थे। बड़ेबा आप बेफजूल मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मैंने काका से ऐसी वैसी कोई बात नहीं की, बस यही कहा था कि अरमान अक्का इसे पसंद करते हैं हमेशा से। अब काका ने अपने दिमाग में क्या सोच लिया, यही तो मसला है। काका अपने दिमाग से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचती, वही सोचती है जो उसके दिमाग में डाला जाता है। अभी मेरी बच्ची जिंदगी के इस मोड़ पर गई ही नहीं जहां अपने दिमाग से चीजें सोचे। तुमने क्यों किया ऐसा रिदा, ये जानते हुए भी कि काका की सारी जिंदगी का सवाल है? तुमने इसके दिमाग में ऐसी गलत सोच डाल दी। क्यों कर रही हो तुम हर किसी के साथ उल्टी सीधी हरकतें? हमें समझ में नहीं आ रहा रिदा, क्या हो क्या है तुम्हें? हमने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी। तुम तो हमारे खानदान की सबसे समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। हम तुम्हारी मिसालें देते नहीं थकते थे, और अब बड़ेबा आप गलत समझ रहे हैं। शायद काका ने मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाल लिया होगा। हम तुम्हारा किसी तरह का कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। आज के बाद हमें तुम्हारी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी तरफ से पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, वरना हम तुम्हारा लिहाज नहीं करेंगे। वो बेहद सख्ती और गुस्से से बोल रहे थे। रिदा सिर्फ सर झुकाकर रह गई थी, जबकि बड़ेबा ने इसे जाने का इशारा कर दिया था। ओ हेलो, ये सिर्फ लड़कियों की रस्म है, आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। वो सब तैयार होकर नीचे आए थे। सब नहीं सफेद रंग के कपड़े पहन कर रखे हुए थे। है ये तो वो जानते थे कि रस्म में ज्यादातर घर की लड़कियां या आगे पीछे की कुछ औरतें, लेकिन बड़ेबा ने इन्हें भी नीचे हाल में आकर बैठने के लिए कहा था ताकि रस्म हो। अगर ये सिर्फ लड़कियों की रस्म थी तो इन्हें क्यों यहाँ आने के लिए कहा गया था? क्यों जी, सिर्फ लड़कियों की रस्म क्यों है? मैंने तो सुना कि हल्दी ऊपर लगाकर निखार वगैरह लाया जाता है, तो क्या निखार सिर्फ लड़कियों को लाया जाएगा? हमारे दूल्हा को भी तो दूल्हा बनकर प्यारे लगना है। वैसे तो हमारे बॉयज को इस मसनूई शोशे की जरूरत नहीं है। मोमनो से अरमान माशाल्लाह से किसी तरह की हल्दी ऊपर में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी दरअसल रस्म है तो ये हम लोग हमारे कहने पर आ गए हैं। रूहा के डट कर खड़े होने पर बज़म ने मुजावर को रूहा के आगे कर दिया था। लेकिन ये रस्म सिर्फ लड़कियों की है मुजावर, हमने आप लोगों को नहीं बुलाया। रूहा ने इन पांचों को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। हाँ जी, आप लोग नहीं आ सकते, ये लड़कियों की रस्म है। सीनत ने भी रूहा को अकेले जंग लेते देखकर इसके रास्ते में आते हुए इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। हवेली का कोई भी मर्द यहाँ नहीं था। वो सब लोग बाहर लान में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे, जबकि बड़े इन पांचों को अंदर जाकर रस्म अदा करने के लिए कहा था। हटो बेगम, हमें यहाँ अंदर स्पेशली भेजा गया है। हम तो यहाँ अपने लड़के को लेकर आए हैं रस्म करने के लिए। हम नहीं मानते कि ये सिर्फ औरतों की रस्म है। हम भी अपनी रस्म मुकम्मल करेंगे। अब के वालिद ने सामने आते हुए अपने दुल्हन को इंसाफ दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। इस रस्म में वाला लड़के कहाँ से शामिल होते हैं? ये सिर्फ लड़कियों की रस्म है। आप इसको ब्राइडल शावर भी कह सकते हैं। रुखा ने समझाने की कोशिश की थी। पहले नहीं होते होंगे, लेकिन आज से होंगे। चलो लड़को, आज से हम भी हल्दी उपनयन लगाएंगे। अगर दुल्हन को ये सारी रस्में करके खूबसूरत बनाया जा सकता है तो दूल्हे का भी हक रखता है इन सब रस्मों का। चलो, मैं तुम लोगों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मुजावर ने इन दोनों के गर्दन में हवासू डालते हुए इन्हें अंदर का रास्ता दिखाया था, जबकि रुखा पैर पटक कर रह गई थी। अब वो इन्हें क्या बताती कि यहाँ सिर्फ रस्म नहीं हो रही थी, बल्कि लोगों के खिलाफ साजिशें भी चल रही थी जो इनके होते हुए मुमकिन नहीं थी। ये कटोरी मेरे हवाले करो, हमने अपने लड़कों के मुंह पर थोपना है। मुजावर ने रूहा के हाथ से हल्दी की कटोरी छीन ली थी। मेरा प्यारा सा दूल्हा, ये हल्दी मिर्च लगाकर और भी प्यारा लगेगा। मुजावर ने बड़े प्यार से मोमरश के गाल खींचते हुए हाथ पटकने वाले अंदाज में मोमरश के गाल पर पटका था। अबे आराम से, सुराख नहीं करने शक्ल में, वो तरफ कर बोला था। अब आराम से ही मार रहा हूँ, मर्द बन मर्द, प्यारा लगना है या नहीं? वो इसकी बात का असर लिए बगैर बोला था। ओ हेलो अकल, क्या आप लोग हाल के दरवाजे से बाहर छोड़कर आए हैं? मार क्यों रहे हैं अपने दिले को? ऐसे हाथ में लगाकर प्यार से ऐसे गाल पर मलना है। रूहा ने पूरा प्रैक्टिकल करके बताया था। ओ प्लीज डार्लिंग, हम मर्द हैं, कोई औरतें नहीं जो हर काम औरतों की स्टाइल में करेंगे। और वैसे भी हमने अपने ग्रूम को अच्छे से चमकाना है। चल यरमान, अब तेरी बारी। मुजावर ने प्याला यरमान की तरफ किया तो वह अगले ही लम्हे इसके बीच से उठते हुए नाइला के बीच में आकर बैठ गया था। भाई मुझे नहीं बनना मर्द, मैं इन औरतों के साथ अपनी रस्म करवा लूंगा। जिस तरह तू शक्ल चमका रहा है ना, कल चेहरे पर थप्पड़ों के निशान पड़े होंगे। रूहा भाभी, आप ही लगा दीजिए मुझे इनके हाथों से नहीं लगवाना। अरमान रूहा को देखते हुए बोला था। मुजावर को इस गद्दार पर गुस्सा आया था। वही लड़कियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और वह इन्हीं के बीच बैठकर अपनी हल्दी की रस्म करना चाहता था। मैं लगाऊंगी, वैसे भी आप मेरे आका हैं। सबसे पहले तो मेरा हक बनता है ना। पास बैठी नायरा चहकते हुए इसे हल्दी लगाने लगी। पहला हक तो दुल्हन का बनता है। क्यों भाई, काका लगाओ अपने दूल्हे को हल्दी। सीनत ने फौरन से कहा तो काका ने घबरा कर देखा था। वो तो जब से यहाँ आकर बैठा था तब से ही घबरा रही थी। अब ये घबराहट क्यों हो रही थी ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। अरे नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं लगवानी। ये अपने भाइयों के जैसी है। मुझे अपनी शक्ल बहुत प्यारी है। ये इतनी चालाक है कि शादी पर मुझसे ज़्यादा प्यारी लगने के लिए आधी आधी रात को साजिशें करती है।
यरमान के बोलने की देर थी कि वो दोनों झटका खाकर से देखने लगी थी। अरे नायरो बच्चे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कहीं साजिश में तुम्हारा भी तो हिस्सा नहीं था ना? या फिर तुम्हारा ही हिस्सा था? इसने नायरा को घूरते हुए कहा तो इसके लब्बों पर मुस्कुराहट सजाई थी। मैं कहा का मैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी साजिश की थी काका ने आपके खिलाफ? वो बड़ी मुश्किल से अपने रिएक्शन पर कंट्रोल करते हुए से पूछने लगी थी। कुछ खास नहीं, बस छोटी मोटी प्लानिंग्स करती रहती है तुम्हारी भाभी। लेकिन हैरत है मुझे, इसने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारे बगैर तो इसकी सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती। जब तक ये अपनी कोई बात तुम्हें ना बताए तब तक इसका खाना हजम नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी बात इसने तुमसे छुपाई। और फिर शक्ल तो देखो इसकी इतनी मासूम है कि ऐसा लग रहा है कि वो साजिश इसने तुम्हारे ही कहने पर की हो, क्योंकि तुम तो इतनी मासूम हरगिज नहीं हो। यरमान, ये कौन सी साजिशों के बारे में बात हो रही है? मैं भी तो बताओ। मुजावर ने बीच में टांग उड़ाई थी। पर्सनल साजिश है दोस्त, मैं नहीं बता सकता। यरमान ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा था। ये पर्सनल साजिश सिर्फ तुम्हारे खिलाफ हो रही है या फिर मोमरुश के खिलाफ भी? बसम ने सवाल किया था। चुप कर जाए यार, क्यों हमारी दुल्हनों को कंफ्यूज कर रहे हैं? बस आप लोगों के लिए कोई छोटा मोटा काम कर दिया जाए तो इसके पीछे ही लग जाते हैं। बहुत बुरी आदत है शाह ब्रदर्स की। बाल की खाद बात की जब तक खाल ना निकाल ले तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता। रस्म करनी है हम लोगों ने। चलो काका, अब जल्दी से हल्दी लगाओ वरना यहीं पर शाम हो जाएगी। हमने मेहंदी भी करनी है, रूहा ने मसले का हल पेश करते हुए कहा था। हालांकि नायरा और काका की बनी हुई शक्लें देखकर सबको ही मजा आ रहा था, लेकिन मुजावर की बीवी ने तो सारा काम ही खराब कर दिया था। और भारत मजावर को घूर रहा था। क्या मसला है? मुझे क्यों घूर रहे हो यार? आप मेरी बीवी है तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं इसे पंगे ले लूं। बड़ी जालिम औरत है, मेरा दाना पानी बंद करवा देगी। मुजावर ने बड़े मेसने अंदाज में लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि वो रुगा से लड़ नहीं सकता। जोनू का गुलाम शादी से पहले बड़ी बड़ी फुंडे मार रहा था। ये करूंगा वो करूंगा, तेरी तो आवाज नहीं निकलती रूहा के सामने। मर्द बन मर्द मुजावर, मुझे तो तरस आने लगा है तुझ पर। भारत ने नफी में सर हिलाते हुए कहा था जब नजर सामने खड़ी जीनत पड़ी जो अजीब से अंदाज में से घूर रही थी। अच्छा ठीक है ना, मामला खत्म करो, चलो रस्म करते हैं। चल मेरा काका का पुत्र, लगा दे हल्दी अब तेरे दूल्हे को। वो फौरन नजर निकाय हटाता काका से कहने लगा था, जिसने शर्माते घबराते बड़ी मुश्किल से हल्दी अपनी उंगलियों पर लगाते हुए यरमान के चेहरे की तरफ हाथ ले जाना चाहा था। इससे पहले कि वो हाथ इसके चेहरे तक लेकर जाती, वो इसका हाथ थाम गया था। वाइश मेरा चला यहाँ है। इसने खुद ही इसका हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रखा था, वरना न जाने वो हाथ को किस तरफ लेकर जा रही थी। बस बस हो गया, बच्चे को कंफ्यूज मत करो, मोमरिश ने कहते हुए इसे बिल्कुल साथ भी मोमरिश ने कहते हुए इसके साथ बैठते हुए नायरा को बाहर की तरफ किया था। चलो जी नायरा, काका ने जिस तरह से प्यार से अपने दूल्हे को हल्दी लगाई है, बिल्कुल इसी तरह से प्यार से तुम भी अपने दूल्हे को हल्दी लगाओ। वो नायरा को देखते हुए हुक्म सुनाने लगा। काका ने इसलिए लगाई है क्योंकि मेरा भाई प्यारा है। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं अपनी हल्दी मायूं वाले दिन इस तरह के काम करूं। चलो उठो यहाँ से, मेरी भाभियां कमजोर हैं, तुम लोगों से लड़ नहीं पाएंगी कहीं। लेकिन अगर मैं मैदान में आ गई ना तो सबकी छुट्टी कर दूंगी, मुझसे अच्छी उम्मीद मत रखना। वैसे घूरकर बोलते रूहा ने सिर्फ फ्लाइंग किस पास की थी। यह हुई ना बात। नायरा, ऐसे ही इन मर्दों को कंट्रोल करना है। अब बता जो किसी की बातों में आई, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। वो पीछे खड़ी जिन्नत ने कहा था, हम तो अपने आप को इंसान ही समझते हैं बेगम, लेकिन तुम अपने लेकिन तुम लोग मेकअप करवा के अपने आप को परियां समझने लगी हो। तुम लोगों के नसीब में हम ही लिखे हैं, इसलिए ज्यादा भाव मत खाओ। हमारे दूल्हे को अपनी दुल्हन के हाथों से हल्दी लगवाओ, भारत ने घूरते हुए कहा था, जिस पर वह एहसान करते हुए एक छोटी सी उंगली की टिप पर जरा सी हल्दी लगाकर इसके चेहरे पर मलने लगी थी। अंदाज ऐसा था जैसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम कर रही हो या फिर दुनिया का सबसे नापसंदीदा तरीन काम। लेकिन वो भी मोमरिश ही था। इसका हाथ थामते हुए इसने प्याले से अपने करीब करते हुए इसके हाथ को प्याले में डुबोया और फिर पूरे हाथ को अपने चेहरे पर मल दिया। तुम्हें मैं कैसा भी लगूं, लेकिन दूल्हा तुम्हारा मैं ही हूँ और मैं अपने साथ किसी तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर मुस्कुराकर बोला। जहां इसकी हरकत पर सब लोग हंसने लगे थे, वहीं इसे अपने हाथ वहीं फौरन इसे अपने हाथ इसके हाथ से निकलते हुए इसके मुंह पर अपने हाथ को झटका भी था, ताकि इसके हाथ पर जो एक्स्ट्रा हल्दी लगी है वो भी इसके चेहरे पर चूटू की सूरत में पड़ जाए। जबकि मोमरेश ने बड़ी मोहब्बत से इसके अंदाज को कबूल करते हुए पूरा चेहरा आगे किया था। माँ बेगम और अमना बेगम का तो हंस का दौरी हो रही थी। लोगों की लड़ाइयाँ खत्म होने में नहीं आ रही थी और हल्दी की रस्म वही की वही थी। अब इन सबको बस लड़ने का बहाना चाहिए था, वरना रस्म तो सुकून से भी हो सकती थी। अरे रिदा, तुम क्यों यहाँ आराम से बैठी हो? तुम भी जाओ बच्चे, एंजॉय करो। वैसे भी तो अदू मेरे पास सो रही है, अमना बेगम ने रिदा को देखते हुए कहा था, जो सबब से इसके पास खामोश बैठी हुई थी। आदिया इस वक्त अमना बेगम की गोद में गहरी नींद में उतरी हुई थी। ये भी बहाना नहीं था कि बादिया की वजह से वहाँ है। वहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है, वो गुस्से से कहती चेहरा फेर गई थी। अंदाज में इंतहाई बदतमीजी थी। आमना बेगम खामोश होकर रह गई थी। जितना लाड प्यार उन्होंने रिदा को दिया था, इतना प्यार कभी काका को भी नहीं मिला था। लेकिन फिर भी वो अक्सर इनकी मोहब्बत को अपने सख्त लहजे और बदतमीजी से बेमोल कर देती थी। माशाल्लाह, ममता का कितना रूप आ रहा है जीनत पर, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। माँ बेगम ने रिदा की बात को इग्नोर करते हुए आमना बेगम को मुखातिब किया, तो उन्होंने भी बेसाख्ता ही जीनत को देखा था। माशाल्लाह, बहुत हसीन होती जा रही है जीनत। कुछ वालद की मोहब्बत का कमाल है तो कुछ ममता का रूप है। अल्लाह पाक मेरी बच्ची की ज़िंदगी में कोई दुख ना लाए। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे पहले भी बहुत अजीज़ थी, अब ये जानकर कि हमारे अपने ही खानदान की बच्ची है और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई है। माँ बेगम की नरम निगाहों का मरकज़ ज़ीनत थी।
बेशक भाभी बेगम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सीरत बहुत प्यारी है और यह हकीकत है कि जब से मुझे ये पता चला कि वो हमारे ही खानदान की बच्ची है, वो मेरे लिए भी बहुत अजीज हो गई है। इसकी कोख से जन्म लेने वाला मेरा पोता हमारे खानदान का वारिस होगा। वो अचानक से बोली तो माँ बेगम की लबों की मुस्कुराहट सिमट सी गई थी। खानदान के पोते से सोचा के क्यों नहीं जाती अमना बेगम, कि वो समझ नहीं पाती थी और सर झुकाकर हल्की सी मुस्कुराकर नूरम को देखने लगी थी, जो इस माहौल का हिस्सा नहीं लग रही थी। कहने को बजम ने इसका हाथ थाम कर रखा हुआ था, वो जहाँ जा रहा था इसे साथ लिए जा रहा था, लेकिन फिर भी इसके चेहरे की जबरदस्ती की मुस्कुराहट कोई भी पहचान लेता। वो खुश नहीं थी, कोई खुश औरत ऐसी तो नहीं होती। न जाने कब नूरम को इसके हिस्से की खुशियां मिलेंगी। इसे बजम का नहीं चाहिए, इसे बजम का साथ नहीं चाहिए था। इसे यहाँ मौजूद किसी चीज से कोई लगावट नहीं थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने बाप से भी इसका कोई राब्ता नहीं था। कहीं दफा फोन आ चुका था, लेकिन हर दफा वो बात करने से इनकार कर देती, जैसे इसका बाप हो ही ना। पीले रंग की शरारे में वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि कम उम्र होने के साथ साथ इसकी खूबसूरती भी मिसाली थी। बजम के साथ वो सच में टक्कर का मुकाबला करने वाली लगती थी। सब कहते थे कि बजमी से खानदान का सबसे ज्यादा खूबसूरत मर्द है और इसी बात से इम्प्रेस होकर मिराल ने इसे शादी की थी। लेकिन मिराल कभी भी बजम को खूबसूरती के मुकाबले में टक्कर नहीं दे पाई थी। लेकिन नूरम की खूबसूरती तो अलग ही थी। वो बजम के साथ और भी ज्यादा हसीन और मुकम्मल लगती थी, लेकिन काश वो खुश भी लगती। इसकी प्योरिटी, घर बसाना, बच्चे पैदा करना या अपने शोहर को अपनी तरफ माइल करना हरगिज नहीं था। वो कम उम्र लड़की अपनी हंसती खेलती जिंदगी छोड़ चुकी थी। इसकी प्योरिटी, इसकी जिंदगी कुछ और थी। बरसम नूरम की खामोशी कब से नोट कर रहा था। नाराज तो वो कल से ही थी इसे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही चुपचाप सी हो गई थी। इसने येलो रंग की ड्रेस पहन रखी थी। ये ड्रेस वो खुद इसके लिए पसंद करके लेकर आया था। इनकी बहस और तकरार खत्म हुई तो वो नूरम का बाजू थामे इसे बाहर की तरफ लेकर आया, एक कोने में दरवाजे के पीछे लेकर आया था। क्या बात है, इतनी खामोश खामोश क्यों हो? मुझसे नाराज हो? बाकी तो किसी से नाराजगी नहीं है, इतनी चुप चुप क्यों हो? परसों तक तो सबसे बातें कर रही थी, हंस खेल रही थी, आज क्यों यूं खामोश से हो गई हो? वो बेहद नरमी से इसके गालों पर अपने हाथ रखता इसे सवाल करने लगा था। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? नूरम का ध्यान आगे पीछे ही था। अगर किसी की नजर पड़ जाती यूं कोने में वो एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे तो बेवजह बातें बनती। कोई देख ले तो क्या हो जाएगा? तुम बीवी हो मेरी, बताओ अपनी खामोशी की वजह। कोई बात है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं है, प्लीज छोड़े मुझे, मुझे वहां लड़कियों में जाना है। बस किसी ने पर हाथ रखती से अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अगर सब कुछ ठीक है तो हर वक्त यूं मुंह क्यों बनाकर रखती हो? अगर कुछ भी नहीं है तो क्यों हर वक्त इस शक्ल पर 12 बजे रहते हैं? कभी मुस्कुरा भी दिया करो, बिल नहीं आता मुस्कुराने का। पर जब इसके गालों को छूते हुए बोला था, जिस तरह पलवनाना निगाहों से ऐसे देख रहा था, नूरम को घबराहट हो रही थी। प्लीज, घर में मेहमान है, हमें इस तरह देखकर क्या सोचेंगे? ओ लड़की, क्या मसला है तुम्हारा? कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जरा सा मुस्कुराओ, इतनी उदास लग रही हो। यकीन करो इस कलर में तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकती, मैं दिखावा कर करके थक चुकी हूँ। इससे ज़्यादा दिखावे नहीं होते मुझसे। मैं खुद को ज़बरदस्ती कुछ जाहिर भी नहीं कर पा रही। नहीं है मेरे बस में ये सब कुछ करना। आपकी तरह दो चेहरे नहीं है मेरे। वो इतने गुस्से और नफरत से बोली थी कि बज़म कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं सका था। मेरे दो चेहरे हैं। काफ़ी देर के बाद इसे बज़म की आवाज़ सुनाई दी तो वह तल्खी से मुस्कुराई थी। जी बिल्कुल, आपके दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो जिसमें आप मुझसे नफरत का इजहार करते हुए ये कह रहे थे कि आप मुझे इंतकाम के लिए लेकर आए हैं, जबकि आपका बदला पूरा हो जाएगा तब आप मुझे यहाँ से जाने देंगे, जब मैं आपकी औलाद पैदा कर लूंगी। यही सब कुछ कहा था ना आपने मुझसे शादी की पहली रात। और फिर जब आपको ये पता चल गया कि मैं बेकसूर हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे आज़ाद करने के बजाय मेरे सामने ये झूठा दिखावा कर रहे हैं, मेरी परवाह कर रहे हैं, ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि जैसे आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। कौन सा चेहरा आपका असल चेहरा है? वो जिसमें आप मुझे सजा सुना रहे थे, खुद को इस गांव का सरदार कहते हुए मुझे मेरे किए की सजा दे रहे थे? या फिर ये असल चेहरा है आपका, जब आप मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे, बार बार मेरे हाथ को अपने लबू से लगा रहे हैं, मुझे अपने करीब कर रहे हैं, झूठे दिखावे कर रहे हैं, मोहब्बत जिता रहे हैं? बताइए मुझे, इन दोनों में से असल चेहरा कौन सा है आपका? मैं आपकी नज़रों में बेकसूर साबित हो गई ना? आपको पता चल गया कि मेरा कोई कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि मैंने मिराल आपी को घर से भागने में मदद की। तो फिर क्या मिराल को इस घर से भगाना तुम्हारे लिए एक मामूली सी बात है? तुमने मिराल को इस घर से भगाया, तभी वो मेरे बच्चे को मारने में कामयाब हुई है। देखो नूरम, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन आपकी औलाद तो मैं पैदा करूंगी, राइट? बिल्कुल, देखे ना मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। आपको हकीकत पता चल गई तो मैंने खुद को बेगुनाह ही डिक्लेयर कर दिया। मैं तो भूल ही गई कि मेरे गुनाहों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। मेरे मिराल आपी को कोई इस घर से भगाया है। आपके बाकी बच्चों के मरने के पीछे मेरा हाथ हो ना हो, लेकिन इस बच्चे के मरने के पीछे तो मेरा ही हाथ है। ठीक ठीक, बस हम सब आप बिल्कुल ठीक हैं, गलत मैं हूँ। मैं तो खुद को हाथरा के इल्ज़ाम से बरिल्ज़मा कर रही थी, बहुत पहले सोच लिया था मैंने। आप फिक्र न करें, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जहां मैंने ये पूर्ण 2 महीने काटे, वहीं बाकी के 10 महीने 7 दिन भी काट लूंगी।
लेकिन खुदा के लिए आपको ये झूठे दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ वैसा ही सलूक करें जैसे करते थे, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या रवैया रखते हैं। अगर मुझे मेरे बाप के रवैयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो बाकी कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में क्या ही अहमियत रखता है। बहुत सारे झटक कर बोली तो बस ने ज़ख्मी निगाहों से इसकी तरफ देखा था। क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता? नूरम न जाने क्यों इसको नूर न जाने क्यों इसकी बात नूरम के क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता नूरम? ना जाने क्यों उसके दिल को लगी थी ये बात। नूरम की ज़िंदगी में नूरम की अपनी ज़ात अहमियत नहीं रखती। आप तो फिर बहुत बाद में आए हैं बज़म शाह। हाँ, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस दुनिया में जितनी नफ़रत मैंने आपसे की है इतनी किसी से भी नहीं की और ना ही मैं कभी करूँगी। मुझे लगता था कि मैं कभी किसी से नफ़रत नहीं कर सकती, लेकिन आपने मेरी इस बात को भी गलत साबित कर दिखाया है। मुझे लगता था कि नफ़रत का कोई वजूद ही नहीं है, इंसान कभी किसी से नफ़रत नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे बताया कि मैं कितनी गलत हूँ। मैं करती हूँ आपसे नफ़रत, और यकीन करें मुझे आपसे इतनी नफ़रत है कि जितनी खुद से मोहब्बत भी नहीं। नूरम बरसम तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाहर मेहमान आ रहे हैं, दरवाजे पर आ जाओ, दरवाजे पर जाओ, इन्हें वेलकम करो। माँ बेगम की आवाज़ पर वो सख्ती से निकला था। इससे पहले कि वो माँ बेगम को कोई जवाब देता नूरम अपना हाथ छुड़ाते हुए इससे दूर हो गई थी। क्या हुआ बेटा? माँ बेगम ने इसके चेहरे की उदासी को देखते हुए सवाल किया तो वह हल्का सा मुस्कुराता नफी में सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ चला गया था। आपने बात की है शावीर से? इस घर में रहने के हवाले से क्या कहा है इसने? मुजाहिद साहब बड़े अब्बा के करीब आकर बैठे थे। वह दरवाजे पर ही खड़े शावीर का इंतजार कर रहे थे। ना जाने क्या वजह थी कि वह अब तक नहीं आया था। हालांकि आशीर्वाद करके गई थी कि वह सारी रस्मों पर शामिल होगी। नहीं, मैंने इसे यहाँ रहने के हवाले से कोई बात नहीं की, और मुझे लगता भी नहीं है कि वह यहाँ रहने के लिए राजी होगा। मैंने नोट ही नहीं किया। तुमने नोट नहीं किया, लेकिन शावीर यहाँ अपनी खुशी से नहीं आता बल्कि अपनी बीवी के लिए आता है। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उसे खुश देखने के लिए यहाँ लेकर आता है, क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है बच्चियों के साथ, और फिर रूहा भी वजह है इसकी यहाँ आने की। वो अपनी बहन को बहुत चाहता है, लेकिन बड़े अब्बा आपने खुद ही तो कहा था कि आपसे यहाँ रहने के लिए कहेंगे, बल्कि इसे यहाँ रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं आपको। तो बात करनी चाहिए थी ना इस हवाले से इससे। मुजाहिद साहब ने इन्हें समझाते हुए कहा था। बरसों से इसका खानदान बिखरा हुआ था, अब वो अपने खानदान को जोड़ना चाहते थे। शावीर इनका वाहिद ऐसा बच्चा था जो खानदान से दूर रहता था। बात तो मैं करूंगा वजाहत, लेकिन शावीर से नहीं बल्कि आसिर से। मैंने नोट किया है वो आसिर से बहुत मोहब्बत करता है, और आसिर अपनी हर बात मानने का हुनर रख बात तो मैं करूंगा वजाहत, लेकिन शावीर से नहीं बल्कि आसिर से। मैंने नोट किया कि वो आसिर से बहुत मोहब्बत करता है और आसिर अपनी हर बात मनाने का हुनर रखती है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि यहाँ रहने के बारे में मैं आसिर से ही बात करूंगा। मुझे यकीन है आसिर से मनाने में कामयाब हो जाएगी, और शायद ये बात किसी ने के बस की ना हो, लेकिन वो शावीर से कुछ भी करवा सकती है। वो पूरे यकीन से कहते हुए दरवाजे की तरफ मुड़े थे, जहाँ से शावीर आसिर का बासुत हमें से अंदर ला रहा था, जबकि आसिर की गोद में एक छोटा सा खरगोश भी था। इस बच्ची के शौक बिल्कुल मेरी काका जैसे हैं। वजाहत ने मुस्कुराते हुए आसिर को देखा तो बड़े अब्बा ने भी हाँ में सर हिलाया था। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में एक साथ दो दो काका आ गई हैं। बड़े अब्बा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए खुद शावीर को वेलकम करना चाहा था। आसिर से लाने की क्या जरूरत थी? साथ देखो यहाँ कितने मेहमान हैं, तुम्हें एक वक्त ही कहाँ मिलेगा इसे संभालने का, और अगर एक दफा हाथ से निकल गया तो इसे पकड़ोगे कैसे? वो इसे लिए घर के अंदर दाखिल होते हुए इसकी गोद में खरगोश देखते कहने लगा था, कुछ नहीं होता, इसे मेरी पहचान हो गई है। शासाई में जहाँ भी जाती हूँ ये मेरे पास आ जाता है, और वो क्या है ना कि काका मिलना चाहती थी इससे, इसीलिए इसे अपने साथ लेकर आई हूँ, और फिर से भी शौक था मेरी सहेलियों से मिलने का, और फिर ये भी तो शादी इंजॉय करेगा ना, घर पर अकेला रहकर बोर हो जाता। और शकीला तो इसे ठीक से पूछती भी नहीं है। अब शकीला की क्लास लीजिएगा। वैसे कहते हुए सामने बड़े अब्बा से मिलने लगी थी, जबकि वो सिर्फ नकवे सर हिलाकर रह गया था। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। इन दोनों को मेहंदी खूब लगाई गई थी। काका और नायरा के हाथ तो पूरे पूरे बड़े हुए थे। मेहंदी वालियां बैठी बाकी सब लड़कियों के हाथ सजा रही थी। काका और नायरा को बेहद घनी मेहंदी लगाई गई थी ताकि कोई भी हाथ की जगह खाली ना रहे, जबकि मेहंदी के बेल बुटू में कहीं छुपे इन दोनों दुल्हनों के नाम भी लिखे गए थे ताकि इन दुल्हनों को तंग किया जा सके। मेहंदी आज लगाई गई थी, यानी कि कल तक मेहंदी का खूब रंग आना था। सुनो लड़की, मेरी मेहंदी के बीच में ना कहीं मेरे शोहर का नाम छुपवाना। वारद शाह नाम है। रिदा ने मेहंदी वाली से कहा तो वह हैरत से देखने लगी थी। वारद नाम तो अभी इसके हाथ में लिखा है। मैंने इसकी हैरत से जिन्नत की तरफ देखा था, जो रिदा से पहले मेहंदी लगवा कर फारिग हुई थी। हाँ, वो भी वारद शाह की बीवी है, और ये भी दोनों पर वारद का नाम लिख दो। पास बैठी अमना बेगम ने इसकी कन्फ्यूजन दूर की थी। क्या मतलब? दोनों एक ही शख्स की बीवियां हैं? आपके शोहर ने दो शादियां कर रखी हैं, आप दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक साथ रहती हैं? मेहंदी वाली बेहद हैर से सवाल कर रही थी। हाँ, तुम्हें कोई मसला है? रिदा ने इंतहाई गुस्से से पूछा था। नहीं, मुझे क्या मसला होगा, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी। वो फौरन माजरत करने लगी तो रिदा ने सर झटका था। कोई बात नहीं, हो जाता है इंसान कन्फ्यूज में, और रिदा एक ही शख्स की बीवियां हैं और हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। जिन्नत ने नरमी से जवाब दिया, जो अपनी बेइज्जती पर काफी मायूस हो गई थी। तुमसे किसी ने कुछ कहा? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? इस खानदान की बेटी क्या निकल आई
हो, तुम्हारे पुरसे लग गए हैं। तुम्हारा यहाँ क्या काम? मेरी और इस लड़की के बीच की बात है। हर चीज़ में घुसना ज़रूरी है तुम्हारा। अगर गलती से इस खानदान की बेटी निकल आई हो तो ज़्यादातर आने की ज़रूरत नहीं। हकीकत तुम्हारी वही बदनाम गलियाँ ही हैं। मेरा मुँह ना खुलवा तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोली तो ज़ीनत ने हैरानगी से इसे देखा था। वो इसे इस तरह की उम्मीद तो नहीं रखती थी। वो यहाँ बाहर की औरतों के सामने इसे जलील कर रही थी। रिदा, ये क्या बदतमीज़ी है? होश के नाहन लो, तुम्हारी ज़ुबान ज़रूर से ज़्यादा तेज़ हो गई है। बेहतर होगा कि अपनी हाथ में रहो। ऊपर सोफे पर बैठी कब से इन लोगों की बातें सुनती। माँ बेगम ने एक ही जुमले में इसे बहुत कुछ पावर करवा दिया था। रिदा अपने आगे आमना बेगम को समझती ही क्या थी। हाँ, लेकिन माँ बेगम के सामने इसकी बोलती ज़रूर बंद हो जाती थी। अरे माँ बेगम, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। वो हड़बड़ाकर कहने लगी। इसे हरगिज़ अंदाज़ा न था कि माँ बेगम कब से यहाँ सोफे पर बैठी हुई। इसका ध्यान तो इसकी तरफ गया ही नहीं था। कौन सी बात कहाँ करनी है ये अभी तक तुम्हें नहीं पता। रिदा, छोटी बच्ची नहीं हो तुम, एक बच्ची की माँ हो। हाथ में रहा करो तुम। अरे माँ बेगम, मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया कि आप मुझे इस तरह से डांट रही हैं? अब क्या सच बोलने पर भी पाबंदी लगाएंगी आप? ना तो मैंने कोई गलत बात की है और ना ही इस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया है। क्यों ज़ीनत, तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या नहीं आई तुम बदनाम गलियों से? ये तो मेरे शोहर का आला ज़र्फ़ है जो तुम्हें अपने निकाह में ले लिया, वरना वो पता नहीं क्या-क्या बोलने वाली थी। जबकि मेहंदी वाली की निगाहों में अपने लिए अजीब से सवालात महसूस करती वो फ़ौरन ही वहाँ से उठते हुए अंदर की तरफ चली गई थी। लो जी, सच्चाई बुरी लग गई आपकी बहू रानी को। वो चेहरे पर तल्ख़ मुस्कुराहट सजाए माँ बेगम नफ़ी में सर हिलाकर रह गई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिदा इतनी बदलिहाज़ हो सकती है। आमना बेगम से तो वो बदतमीज़ी करती ही रहती थी, लेकिन आज इसने तो इन्हें भी नहीं बख्शा था। आशा बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा बच्चा तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बड़े अब्बा उसी के पास खड़े थे। इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था, जबकि एक जानने वाले ने हैरियत पूछना शुरू कर दिया। अभी इसे निपटा कर पलटे ही थे कि आशाई को अपने कमरे की तरफ जाते देखकर इसे पुकार बैठे, लेकिन इसकी आंखों में आंसू देखकर वो जैसे तरफ उठे थे। आशाई, मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? मेरा बच्चा, बताओ मुझे क्या हुआ है? वो उसका बाजू पकड़ इसे अपने करीब करते अपने हिसार में ले चुके थे। प्लीज़ ये दिखावा मत करें। अब मुझे आपके दिखावों की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये झूठी मोहब्बत, झूठी परवाह नहीं चाहिए। वो इनके साथ सख्त रवैया नहीं रखना चाहती थी, लेकिन न जाने क्या हुआ था कि जब इसे पता चला था कि इसके साथ इनका खून का तल्लक है, वो अपने आप को अंदर से सख्त होता महसूस कर रही थी। बेटा, बस मैं तुम्हारी रोने की वजह जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बस आपकी खानदानी बहू ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई है। मुझे बताया है कि मेरा तल्लक कोठे से है और मैं चाहे इस खानदान की बेटी ही क्यों न बन जाऊं, लेकिन हकीकत कभी नहीं बदल सकती। वो हाँ की वहीं की पली बड़ी हूँ। लोगों के सामने नाच गाकर अपना आप दिखाकर मैंने परवरिश पाई है। मैं चाहे आप लोगों का खून बन जाऊं, लेकिन मेरा मियार कभी भी आप लोगों के बराबर नहीं आ सकता। मेरी हकीकत कभी नहीं बदल सकती। क्या तुम रिदा की बात कर रही हो? बड़े बाबा यकीनी से बोले थे। अभी कल ही तो उन्होंने रिदा को समझाया था कि वह दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। उसने वादा भी तो किया था। तो और कौन है आपकी खानदानी बहू? वही तो है जिसकी कोख से आप खानदान का वारिस चाहते थे। बल्कि आप तो मेरी औलाद को भी दुनिया में नहीं आने देना चाहते थे। मेरी औलाद से भी आपको मसला था। हकीकत जानने से पहले आप इसी खानदानी औरत से अपने खानदान का वारिस पैदा करवाना चाहते थे। तो और कौन होगा जो मेरी औकात याद दिलाएगा? अब जो काम आप नहीं करते वो उठते बैठे आपकी लादी खानदानी बहू करती है। लेकिन फिक्र ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यही मेरी हकीकत है और मैं अपनी हकीकत से कभी भी मुंह नहीं फेरती। हाँ, लेकिन तकलीफ ज़रूर हुई। ये सोचकर कितने बड़े खानदान की बेटी न जाने कितने सालों तक कोठों पर बेमोल होती रही और आप आलीशान महल में आराम करते रहे। इतना ऊंचा घराना, इतना हाई स्टैंडर्ड, इतनी दौलत जायदाद भी आपको आपकी पोती ढूंढ कर नहीं दे सकी। बहुत बड़े इंसान होंगे आप, बहुत दौलतमंद होंगे, लेकिन मेरे सामने आप कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने सहा है वो आप सुन भी नहीं सकते। मेरे एक लम्हे का दावा नहीं कर सकते शाह जी। आप मेरे एक लम्हे का भी अज़ाला नहीं कर सकते। मेरा दुख सुन नहीं सकते, आप मेरा दुख महसूस नहीं कर सकते। और अगर आप में दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो ये दिखावा भी मत करें दिखावा आप इन फ़िक्रमंदी का, क्योंकि आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। मैं जानती हूँ, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से दिखाते हैं कि मैं आपके लिए ख़ास हूँ। हकीकत तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपके लिए कुछ भी नहीं। अगर मैं आपके लिए कुछ होती तो कम से कम कोठों पर ना होती। वो अपनी आँखें रगड़ती कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि बड़े बा खामोशी से सर झुका गए थे कि वापस से वो इन्हें इन्हीं की नज़रों में शर्मिंदा कर गई थी।